सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले सारे प्रोसेस को देख लिया। चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ली, थोड़ी जानकारी पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, थोड़ी बेसिक जानकारियाँ हम लोगों ने वहाँ पर प्राप्त की। आज का जो वीडियो होगा ये न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड होगा, यानी कि आज जो भी चीज़ पढ़ेंगे थ्योरी उसका प्रयोग सीधा और सीधा न्यूमेरिकल्स में होगा। तो यानी कि ये हमारा करंट और इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग उसी समय पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। ओम एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या कहा कि यदि भौतिक अवस्थाएं समान हो तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। यानी कि यदि किसी कंडक्टर चालक की भौतिक अवस्थाएं फिजिकल प्रॉपर्टीज समान हो तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि करंट और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। देखिए, समानांतर नहीं होगा, समानुपाती होता है। इसको सुधार देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर इसी को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये इक्वल टू आने पे एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। V इक्वल टू RI या इसी को IR भी बोलते हैं, ठीक है। RI लिखिए, IR लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। R क्या है? R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ये करता क्या है? ये कंडक्टर में जो भी या चालक में जो भी आपका करंट प्रवाहित हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। धारा के मार्ग में एक रुकावट है, बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। इसी को R यानी कि रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। किसके नाम पर? ये हमारे साइंटिस्ट के नाम पर ओम रखा गया है। और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? V बट्टा I, यानी कि V का हो गया वोल्ट, I का हो गया एम्पियर। वोल्ट बट्टा एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर है इसका यूनिट, या वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग ओम बोल देते हैं, ओम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर हम लोग V और I का ग्राफ खींचे तो ये, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R तो कांस्टेंट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। V और I का ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो कभी कभी आपसे ग्राफ भी पूछ देता है, तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यदि हम लोग R को बढ़ाते हैं तो R तो I का अपोज होता है, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट है। तो जैसे ही R को बढ़ाएंगे हमारा करंट घट जाएगा, करंट घट जाएगा। R को घटाएंगे करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा क्या सही है? कन्वर्स सही है। I को घटाने पर या I को बढ़ाने पर R पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसका देखिए, R से I डिपेंड करेगा लेकिन I से R डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि R बढ़ाएंगे तो I घटेगा, R घटाएंगे तो I बढ़ेगा। कब? जब भी कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर I के घटाने या बढ़ाने से R पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वोल्टेज पर असर पड़ेगा। I घटाएंगे तो V घटेगा, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि R यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। समझिएगा कांस्टेंट क्या है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या था? V, वोल्टेज। इसीलिए R को अगर बढ़ा दे, देखिए R अगर एक तार हम लोग ले रहे हैं तो उसमें R आपका सेम रहता है, R कभी बदलता नहीं है। यानी कि रेसिस्टेंस जो उसका प्रतिरोध है, मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम का तार है, उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। कॉपर का तार लीजिएगा, उसका प्रतिरोध अलग रहेगा। मटेरियल आप चेंज करते हैं तो उसका प्रतिरोध अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या प्रतिरोध को बदला जा सकता है? हाँ, उस युक्ति का नाम है, उस डिवाइस का नाम है रियोस्टैट। रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जिसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे रेसिस्टेंस को दिखाते हैं ऐसे। ये सिंबल है रेसिस्टेंस का, R। ये किसका सिंबल है? रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। प्रतिरोध को ऐसे दिखाते हैं। लेकिन वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी कि ऐसे दिखाते हैं। यानी कि ये रेसिस्टेंस का मान अगर 20 ओम है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, 20 से 21 भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। तो उसको हम लोग, ऐसा डिवाइस क्या है जो रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकता है, उसको बोलते हैं रियोस्टैट, रियोस्टैट, ठीक है।
तो अगर आर बढ़ता है तो करंट घटेगा, आर घटेगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि आर और करंट उल्टा है। आर अगर बढ़ेगा तो ये धारा को रोक लेगा, आई को रोक लेगा तो आई कम हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, आई घटाने पर या बढ़ाने पर आर पर कोई असर नहीं पड़ता है, आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक तार के लिए एक अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का तार है तो एल्यूमिनियम का तार जब तक रहेगा उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वो घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस किसको बोलते हैं? ऐसी युक्तियाँ, ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है वो ओमिक डिवाइस कहलाती है। जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन नॉन ओमिक डिवाइस क्या होती है? ऐसी युक्तियाँ जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, कुछ अलग ही लॉ को फॉलो करती है। इन डिवाइसेस को नॉन ओमिक डिवाइसेस या नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। डिवाइसेस में कौन कौन हो जाएंगे? डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सारे जो है आपके नॉन ओमिक कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी युक्ति है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। आर बढ़ाने पर आई का मान घटेगा नहीं, बढ़ता है। चलिए, आर तो उसमें बहुत कम ही होता है। उसमें सेमीकंडक्टर जो है उसमें होल्स वगैरह काम आते हैं। होल्स देखिएगा, एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है, पी टाइप, ठीक है। तो जब सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़िएगा उस समय आपको समझिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। डायोड में भी आप लोग पढ़िएगा एन पी एन डायोड या पी एन पी डायोड, इस टाइप का होता है, ठीक है। ट्रायोड आप लोग पढ़िएगा बाद में, ट्रांजिस्टर पढ़िएगा, इन सब का यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ होगा? रेक्टिफायर का यूज़ कहाँ होगा? देखिए रेक्टिफायर हम बताए थे, रेक्टिफायर का पिछले वीडियो में बताए थे। रेक्टिफायर का काम क्या है बताइए? एसी करंट को डीसी में बदलेगा। जैसे हमारा चार्जर का जो एडॉप्टर होता है उसमें रेक्टिफायर लगा होता है। तो वो सारा चीज़ किस में पढ़ेंगे हम लोग? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले टॉपिक पे पढ़ सकते हैं, अगर मैंने पढ़ाया तो। क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को पढ़ाना भी बेकार है, ठीक है। पढ़ाना होगा, अगर आप लोग बोलिएगा तो पढ़ा देंगे वो। रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? रेसिस्टेंस समझ गए? धारा के मार्ग में वो एक रुकावट है। ओम्स लॉ क्या है? V = IR। जब भी आपसे पूछेगा ओम्स लॉ क्या है, V = IR, यही है ओम्स लॉ, बस इतना ही समझिएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हटाएंगे तो बराबर देंगे तो R लग जाएगा, यही R हमारा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या करेगा? धारा के मार्ग में रुकावट है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे देखिए जब भी R ज़्यादा रहेगा तो वो हीट उत्पन्न करता है, हीट करंट उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। जैसे निक्रोम, हीटर का जो तार है उसमें निक्रोम लगा होता है, निक्रोम का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई रहता है। इसका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि जैसे हीटर के तार को आप करंट में जोड़िएगा, वोल्टेज में जोड़िएगा, वो सीधा उसमें एकदम जल जाता है, हाथ को जला देता है। लेकिन कॉपर का तार का रेसिस्टेंस कम होता है, इसलिए देखिएगा हीट उत्पन्न नहीं करता है। टंगस्टन में भी वही बात है, जो बल्ब में लगा होता है टंगस्टन का भी रेसिस्टेंस हाई होता है, इसलिए देखिएगा बॉल जल जाता है, वो गर्म हो जाता है बल्ब, ठीक है। इसलिए अब मान लीजिए कॉपर की जगह मान लीजिए सिल्वर का यूज़ करते हैं, सिल्वर का भी आपका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए आयरन का, गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए गोल्ड भी अच्छा करंट कंडक्ट करता है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा करंट को कंडक्ट करेगा। हीट जो है वो I² RT के बराबर होता है, H का हीट का फार्मूला होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा हीट उतना ही ज़्यादा होगा। अब जैसे आप लोग देखते होंगे रेलवे का रेल लगा हुआ, रेल ऊपर में कितना 25,000 वोल्ट होता है, ओवरहेड वायर बोलते हैं उसको, ठीक है, ओवरहेड वायर OHW, ठीक है। तो जो रेल है उसके ऊपर वायर लगा हुआ है, वहाँ पर आपको डेंजर का सिग्नल भी दिया रहेगा कि वायर से दूर रहिए। कुछ लोग क्या करता है, रेल के ऊपर चढ़ जाएगा, इस तार को छूने का कोशिश करेगा, भाई चढ़ेगा उतना ही दूर में रेल आपको खींच लेगा, क्योंकि वो 25,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा है ना, आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए। तो मानव का जो हम लोग का जो शरीर का जो ये होता है रेसिस्टेंस होता है वो करीब 1 लाख या 10,000 50,000 ओम के आसपास होता है, या 1 लाख ओम के आसपास होता है। तो हमारे शरीर का जब रेसिस्टेंस इतना हाई है, इसीलिए हम लोग देखते होंगे रेलवे का जो तार से सटते हैं तो हमारे शरीर में आग लग जाती है। क्यों? हमारा रेसिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए। तो जिसका भी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो धारा को रोकेगा, और धारा को रोकेगा तो क्या कर, धारा एक जगह पर जमा हो जाएगा, वो हमारे शरीर में आग बढ़ा देगा। इसीलिए हीट का फॉर्मूला होता है I² RT, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, अगर मान लीजिए कोई तार है, इस तार की लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R जो है वो
तार के लंबाई के समानुपाती होता है। और आर्क जो तार का जो रेडियस है या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अपोजिट रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, गोल्ड का कुछ और होगा। ठीक है। सिल्वर का कुछ और होगा। ठीक है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर तापमान बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। यही है हमारा किस पे डिपेंड करता है उसका एक सिंपल सा ये तरीका, इसको आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए, ये तो था हमारा कंडक्टर के बारे में, ये था कंडक्टर यानी कि चालक के बारे में। लेकिन हम लोग तीन चीज़ पढ़ते हैं। पहला तो हो गया चालक यानी कि कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर, और तीसरा है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर, ठीक, कुचालक। तो चालक तो पढ़ लिए। अब कुचालक और सेमी कंडक्टर के बारे में बात करें तो इसमें उल्टा होता है। प्रतिरोध बढ़ने पर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, उल्टा हो जाता है। ये कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, लेकिन चाहे वो सेमी कंडक्टर ले लीजिए या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ले लीजिए, बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर ले लीजिए, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर आर जो है वो घट जाता है, आर घट जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक किसको बोलते हैं, और सुपर कंडक्टर भी बाद में पढ़ लेंगे, ये सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं। देखिए, सामान्य ताप पर कुचालक जो होता है वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर जो है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर का बात करें तो वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, वो बैड कंडक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर का बात करें, जो हमारा वायु का टेम्परेचर, हमारे रूम का टेम्परेचर है, उस समय ये कुचालक का काम करेगा सेमी कंडक्टर। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा अपना प्रवृत्ति चेंज कर लेगा, वो गुड कंडक्टर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर की बात करें, कंडक्शन की बात करें तो ये मेटल्स में होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो पता है, ठीक है। टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, ये भी पता है सबको, क्योंकि ये मेटल का प्रॉपर्टी है। देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग, ये प्रॉपर्टी है, ये खासियत है, इसी चीज़ को समझना है। लेकिन ये किस रूल को फॉलो करेगा, टेम्परेचर घटाए तो रेजिस्टेंस घटा, टेम्परेचर को और घटाते हैं, टेम्परेचर को अगर और घटाएंगे तो रेजिस्टेंस और घटेगा। टेम्परेचर को कम करते 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 एक समय इतना कम कर देंगे टेम्परेचर को कि उसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाए, लगभग शून्य, लगभग शून्य। और जब रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस समय वो कंडक्टर क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, अति चालक। बहुत कम तापमान पर उनका प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है तथा उनकी चालकता बहुत ज़्यादा, या लगभग इन्फिनिटी, कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, लगभग इन्फिनिटी हो जाती है। इसी खासियत को, इसी प्रॉपर्टी को अति चालन या सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मरकरी का बात करते हैं, पारा, मरकरी का बात करें तो 4.12 के यानी कि लगभग 4.12 केल्विन पर, डिग्री सेल्सियस नहीं है, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो इसको 273 ऐड कर देंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये केल्विन है, केल्विन। मिनिमम तापमान 0 केल्विन होता है, याद रखिएगा, 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम तापमान नहीं किया जा सकता है किसी भी वस्तु का। तो ये लगभग 0 के बराबर कर दिया है, 4 केल्विन पर ला दिया है। 4 केल्विन पर पारा जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। यानी कि आप अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, आपका बिजली बिल नहीं उठेगा। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, 0, आपका करंट जा रहा है, एकदम रेसिस्टेंस है ही नहीं। बिजली बिल जो उठता है वो रेसिस्टेंस के कारण ही उठता है। अगर आप में रेसिस्टेंस है, हीट उत्पन्न कर रहा है, यूनिट खा रहा है, ऊर्जा खा रही है, तो जैसे ही ऊर्जा खाएगा, हीट एनर्जी निकलेगा, वो आपका बिजली बिल खपत करेगा। तो जैसे ही सुपर कंडक्टर आ जाता है, अगर आप अपने घर में सुपर कंडक्टर को लगा देंगे, आपका बिजली बिल 0 आएगा, 1 भी रुपया बिजली बिल नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए, ये पहला और दूसरा समझते हैं। आर जो है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस दोनों को अगर कंबाइन कर दें, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, क्योंकि एक तो L के प्रोपोर्शनल है और एक उल्टा है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर इसको हटाएंगे तो आर इक्वल टू रो L/A। और ये रो क्या है, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, वो आगे पढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉम 1 and 2 आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है, L/A। या इसी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो रो लग जाएगा, आर इक्वल टू रो L/A या रो L/, अब ए क्या है, मान लीजिए
उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वहाँ तो सर्कल है ना, तो इसको पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि रो एल बटा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रो क्या है, रो, इसको बोलते हैं रो, आर ओ रो, इसको रो बोलते हैं, रो, ठीक है, पढ़ते हैं, उच्चारण इसका रो ही करते हैं। तो रो इक्वल, ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट क्या होगा, कैसे निकलेगा, इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मीटर और मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, ये मीटर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम, रेजिस्टेंस का है ओम, और ये मीटर इधर आ गया तो ओम मीटर, इसका यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। लेकिन आर और रो का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाले अभी तक, तो आर और रो का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, चलिए अब निकालते हैं। आर जो है उसका फार्मूला होता है V बटा आई, ओम्स लॉ से V बटा आई। अब V क्या है, हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है, W बटा Q, वर्क बटा चार्ज, तो इसको क्या लिखेंगे, W बटा Q डिवाइड बाई आई, ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं W बटा क्यू आई, सॉरी क्या हो गया, W बटा क्यू आई, क्यू आई। अब देखिए, आप समझिएगा, W को क्या लिखेंगे, W का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वर्क है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क का ही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि M_L_2T_2। हम बोले भी थे वर्क का याद कर लीजिए, M_L_2T_2, ठीक है। और Q यानी कि चार्ज, चार्ज का क्या होता है, Q बराबर IT, हम लोग पढ़े थे, Q बराबर IT, ठीक है। I का है एम्पियर और T का है टाइम, AT, तो Q के बदले क्या लिख देंगे, AT, और I का क्या लिखेंगे, A, क्या हो जाएगा, M_L_2T_2 बटा A2 इंटू T, यही चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M_L_2T_3A-2, यही हो गया, ये रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग किस में, अब आते हैं रो में। रो क्या है, रेसिस्टेंस, रो का यूनिट क्या होता है बताइए, ओम मीटर, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस में 1 मीटर जुड़ जा रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस में 1 मीटर जुड़ जा रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा उसमें एक एल का यूनिट को ऐड कर देंगे तो हमारा रो आ जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस का यूनिट तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, M_L_2T-3A-2, इसमें एक L जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, M_L_3T-3A-2। ये आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने आना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। आर का और रो का मैंने बता दिया। अब देखिए, रो अगर बढ़ता है, रो यानी कि रेसिस्टिविटी, ये अगर बढ़ता है, ज़्यादा होता है, यानी कि कुचालक है, बैड कंडक्टर है। इसका एग्जाम्पल है सीसा, टंगस्टन। और यही रो अगर कम है तो वो सुचालक है, गुड कंडक्टर है, जैसे चांदी के लिए रो हमारा मिनिमम होता है और इसीलिए इसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर। तांबा और एल्यूमिनियम, ये भी आपका गुड कंडक्टर है क्योंकि इसका रो जो है वो कम होता है। चालकता में अगर तीन मटेरियल का बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का, सेकंड नंबर पर कॉपर, थर्ड पर गोल्ड, फोर्थ पर एल्यूमिनियम। इस चारों को आप लोग सीक्वेंस में याद रख लीजिए। SCGA, ट्रिक क्या है इसका, SCGA, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस देखते हैं। कंडक्टेंस बराबर 1/R, यानी कि चालकता 1/R होता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1/ρ। जैसे रेसिस्टेंस को अगर उल्टा कर देंगे तो कंडक्टेंस हो जाएगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है उसका कंडक्टेंस कम होगा, और जिसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा है उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। चूँकि रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता था कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि विशिष्ट चालकता। जस्ट उल्टा देखिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए यूनिट समझिएगा, जो आर का यूनिट है उसका उल्टा, आर का यूनिट क्या होता था, ओम, OHM, ओम होता था। तो ओम को जब उल्टा लिखेगा, पीछे से लिखेगा, MHO, महो, तो यानी कि चूंकि ये आर का उल्टा है इसलिए ओम का उल्टा OHM बोलते हैं, ओम का उल्टा यानी कि ओम -1, इसी को हम लोग महो भी लिख देते हैं, MHO, महो भी लिख देते हैं, ठीक है। या इसी का यूनिट साइमन भी, एस यानी कि साइमन भी इसका यूनिट है। अब देखिए, रो को क्या बोलते हैं, ओम मीटर,
ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होगा, पर ओम पर मीटर, या पर ओम को ही तो महो बोलते हैं, महो पर मीटर, या महो को ही साइमन बोलते हैं, साइमन पर मीटर, जो भी है। अगर इसका आपको यूनिट पता है उसमें पर मीटर लगा दीजिए तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन का बात करें तो देखिए आर का जो डायमेंशन होगा उसका जस्ट उल्टा होगा। आर का क्या था, ML2T-3 A-2, इसका उल्टा कर दीजिए तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए। एम में प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, एल में +2 था तो यहाँ -2 हो गया, टी में -3 था तो यहाँ +3 हो गया, ए में -2 था यहाँ +2 हो गया। यानी कि आर का जस्ट उल्टा होगा कंडक्टेंस और रो का उल्टा होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रो का क्या था, ML3T-3 A-2, इसका उल्टा क्या हो गया, M-1 L-3 T3 A2। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। अब एक चीज़ समझिए, यदि लंबाई को n गुना किया जाए तो r भी n गुना हो जाएगा। यानी कि लंबाई है अगर मान लीजिए 4 मीटर, इसको अब हम लोग बढ़ा के 16 मीटर कर दिए, यानी कि 4 गुना, तो रेसिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा। जितना लंबाई को गुना करेंगे उतना ही रेसिस्टेंस भी हो जाएगा। और अगर चालक की त्रिज्या को n गुना कर देंगे, त्रिज्या r, रेडियस को, तो r का मान त्रिज्या का स्क्वायर का हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला में क्या होता है, πr², ठीक है, πr², यानी कि रेडियस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर रेडियस को n गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/n² गुना हो जाएगा, यानी कि 1/n² गुना हो जाएगा। ये आपको सिंपल तरीका में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स का 2 लॉ है, एक तो किरचॉफ्स का करंट लॉ है और एक किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं KCL, इसको बोलते हैं KVL। KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मान लीजिए इसी को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्यों, क्योंकि एक जंक्शन पर जितने भी करंट होते हैं, करंट आते हैं, उस सब का सम 0 माना जाता है। यानी कि यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पर काम करता है। क्यों, क्योंकि जितने भी चार्ज आएंगे, चार्ज से ही तो करंट बना है, चार्ज से ही क्या बनेगा, करंट, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज बटा टाइम, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन चार्ज के सिद्धांत पर काम करता है। जितने भी मान लीजिए कुछ करंट आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, देखिए I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 बाहर निकल रहा है, I4 बाहर निकल रहा है, I5 बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। किसी संधि पर, यानी कि जंक्शन पर, संधि यानी कि जंक्शन पॉइंट पर, किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि समेशन ऑफ I जो है एट ए जंक्शन इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं I जितना आएगा और I जितना बाहर जाएगा वो बराबर होगा, I in बराबर I out। तो I in कौन कौन हो रहा है, I1 I2, यानी कि I1 + I2 जो है वो I in है, यानी कि इन साइड अंदर आने वाला, और बाहर निकलने वाला I3 I4 I5। देखिए I3 बाहर निकल रहा है, I4 और I5 यहाँ पे लगता है गलती लिखा गया, यहाँ पर होगा I5, हाँ ठीक है, I5। इस सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ, संधि का नियम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जंक्शन पर सभी का सम 0 होता है। अब वोल्टेज लॉ देख लेते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। ये क्या बोलता है, ये कोई सर्किट है, यहाँ पर रेसिस्टेंस R है, करंट I जा रहा है, तो ये क्या बोलता है, यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किरचॉफ का करंट लॉ चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता था और वोल्टेज लॉ ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है। यानी कि वोल्टेज एनर्जी से रिलेटेड है और करंट चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। किसी क्लोज्ड लूप में, लूप बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। क्लोज्ड लूप का मतलब यही है, मौजूद सभी उपकरणों के विभवांतरों का बीजगणितीय सूत्र 0 है, यानी कि समेशन ऑफ वोल्टेज बराबर 0। इसमें क्या था, समेशन ऑफ करंट बराबर 0, इसमें क्या था, समेशन वोल्टेज बराबर 0। तो चूंकि समेशन वोल्टेज करंट जो है, इसलिए इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, चूंकि ये करंट का सम को 0 करता है, और चूंकि ये वोल्टेज का सम को 0 करता है, इसलिए इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं। इसे किरचॉफ्स का लूप लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप में होता है। लूप लॉ, इसे लूप का नियम या पास का नियम भी बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि लूप का नियम या पास का नियम का के प्रवर्तक कौन है, तो किरचॉफ है, साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ। आगे बात करते हैं। अब इसी से हम लोग किरचॉफ्स का जो लॉ है यही यूज होता है किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का 2 तरीका है, पहला तो है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये अगर आपने समझ लिया, आपका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, श्रेणी क्रम, यानी कि एक रेसिस्टेंस
को दूसरा रेसिस्टेंस से लगातार जोड़ते रहेंगे, यानी कि पहले रेसिस्टेंस का पहला और दूसरे रेसिस्टेंस का दूसरा वो जुड़ जाता है। अब समझिएगा सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या समझिए। ये अगर मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सबको जोड़ दिए तो ये हो गया सीरीज। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, 1 2 3 सबका एक सिरा एक में, सबका दूसरा सिरा दूसरा में, यानी कि 2 ही पॉइंट इसमें मिलेगा। पैरेलल में आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलेगा, सीरीज में आपको देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट मिल सकता है। सीरीज में आपको एक से ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है, लेकिन आपको पैरेलल में केवल 2 पॉइंट मिलेगा, सारा रेसिस्टेंस उसी 2 पॉइंट पर जुड़ा रहेगा। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, यानी कि कुछ उसमें सीरीज रहेगा, कुछ पैरेलल रहेगा। जैसे हमारे घर का सर्किट पैरेलल भी होता है, उसमें सीरीज भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका बैटरी लगा हुआ है या वोल्टेज जो भी है, वोल्टेज लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से जो करंट जाएगा यही करंट सभी रेसिस्टेंस को मिलेगा, सभी रेसिस्टेंस को यही करंट मिलेगा, यानी पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा, एक समान करंट फ्लो करेगा। करंट सेम होगा, यानी कि यहाँ पर करंट अगर सेम है तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगेगा, अगर वोल्टेज सेम है तो करंट लॉ लगेगा, उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगेगा, यानी कि ये जो वोल्टेज है वो जितना भी छोटा छोटा वोल्टेज होगा सबके बराबर होगा। पहला रेसिस्टेंस है R1, उस पर वोल्टेज है V1, दूसरा रेसिस्टेंस है R2, उसका वोल्टेज है V2, यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तीसरा R3, उसका वोल्टेज है V3, चौथा है R4, उसका वोल्टेज V4, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उसका V4 है। और इन सारे वोल्टेज को जब आप जोड़िएगा तो उसका सम V के बराबर होगा। यही तो बोलता है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कि सब का सम जो हम लोग सप्लाई किए उसके बराबर होगा, यानी कि अगर इधर से देखेंगे तो उसका सम 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए V1 + V2 + V3 + V4 - V5 बराबर 0। तो V5 उधर चला जाएगा, यानी कि ये V5 नहीं V होगा। ठीक है, यानी कि V1 V2 V3 V4 - V बराबर 0। अब V उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब समझिएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है। ये जो 4 रेसिस्टेंस का यूज किए हैं, या मान लीजिए 10 रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, इन सभी रेसिस्टेंस के बदले को हटाकर हम एक रेसिस्टेंस डाल दें, जिसको हम लोग बोलते हैं R इक्विवेलेंट। यानी कि इन सारे रेसिस्टेंस को हटाने के बाद हमारे पास केवल एक रेसिस्टेंस बचा हो, उसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट, और वोल्टेज हमारा VE है, करंट हमारा I है। तो यही तरीका है R इक्विवेलेंट निकालने का, कि सब रेसिस्टेंस को हटा के एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, तो वो रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो I × R हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बराबर IR। तो ये जो पूरे सर्किट में जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट, तो उसको पूरे सर्किट का करंट I से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I × R इक्विवेलेंट बराबर V1 पर क्या है R1, तो क्या हो गया IR1, V2 पर R2 IR2, V3 पर IR3, V4 पर IR4। तो जब I हम लोग कॉमन ले लेंगे तो सब I चारों तरफ से कट जाएगा, बचेगा क्या, R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 + R4। अगर यहाँ R10 तक रहता तो R10 तक जोड़ देते, यानी कि श्रेणी क्रम में जब भी हम लोग जोड़ेंगे रेसिस्टेंस को तो वो इधर ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, R बराबर R1 + R2 + R3 + R4। कुछ इसका ट्रिक है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है, सीरीज क्रम में क्या होगा, R इक्विवेलेंट का मान है, देखिए अगर इसका मान 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, सबसे बड़ा कौन है, 7 है। अगर इसको जोड़ देंगे हम लोग तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 15 और 7 22 आ जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 7 है उससे बड़ा आया ना, यानी कि R इक्विवेलेंट का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है, यानी कि इस चारों में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा हमारा R इक्विवेलेंट, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, R इक्विवेलेंट होगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। इसको R इक्विवेलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालने एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और यदि R इक्विवेलेंट का मान ज़्यादा है तो करंट का मान कम होगा। बताए थे करंट और R एक दूसरे का उल्टा होता है, R अगर आपका बढ़ेगा तो करंट आपका घटना ही घटना है। सीरीज में यदि एक उपकरण खराब हो जाता है तो पूरे सर्किट के सारे उपकरण निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक भी R2 अगर खराब हो गया, यहाँ पर तार कट गया तो पूरा सर्किटे खराब हो जाएगा। मान लीजिए R1 यहाँ पर पंखा लगा, यहाँ पर क्या लगा, पंखा, यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर टीवी, यहाँ पर फ्रिज। ठीक है, अगर सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, अगर बल्ब खराब होता है
तो पंखा, टीवी, फ्रिज भी काम नहीं करेगा। यानी कि अगर सीरीज में एक उपकरण खराब हो जाएगा, सब खराब है। देखते होंगे तो इसमें बॉल, पहले जो बॉल लगाता था, जो दिवाली वगैरह में हम लोग लगाते हैं सजाने के लिए, जो बल्ब लगाते हैं, टुन्नी बल्ब, क्या बोलते हैं, टुन्नी बल्ब बोलते हैं ना उसको, है ना। तो उसमें एक बल्ब फ्यूज होता था तो पूरा बल्ब पूरा फेंकना पड़ता था, पता ही नहीं चलता था वो ख़राब कहाँ से हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसका यूज नहीं करते हुए आजकल पैरेलल भी यूज किया जा रहा है, ताकि एक बल्ब खराब होने से पूरा खराब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और, सभी उपकरणों के लिए केवल एक ही स्विच का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे, इस स्विच ऑन करेंगे तो सब ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा, एक ही स्विच काम करेगा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है सीरीज में। अब इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, आर इक्विवेलेंट क्या होगा निकालना है। वोल्टेज दे दिया आपको 48 वोल्ट। ठीक है, आई क्या होगा, करंट, सर्किट में करंट क्या फॉलो करेगा, V1, V2, V3, V4 में निकालना है। इस पर वोल्टेज V1, इस पर V2, इस पर V3, इस पर V4 सब निकालना है। तो अब हम लोग समझते हैं आर इक्विवेलेंट का मान क्या होता है सीरीज में, सबको जोड़ देने पर आता है। यानी कि 2 + 4 + 6 + 12 ओम, सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 12, 12 24, 24 ओम। और आई जो है, आई का मान हमको पता है कि V/R होता है, क्योंकि V = IR होता है, क्या, ओम्स लॉ होता है। और इसी से हम लोग आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R। तो V तो हमारा कितना है, 48 वोल्ट, और R हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया 24, तो 48/24 यानी कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और सीरीज क्रम में सभी में करंट कितना जाएगा, इसमें अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, सभी में करंट समान होता है। यही तो सीरीज का खासियत है, सब में करंट समान होगा। अब V1 निकालेंगे, पहला वाला वोल्टेज, तो पहला वाला वोल्टेज कितना होगा, IR1, यानी कि I हमारा 2 एम्पियर है और R1 हमारा कितना है, 2 ओम। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा, IR2, यानी कि 2 × 4 = 8 वोल्ट। V3 क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12 वोल्ट। और V4 कितना हो जाएगा, 2 × 12 = 24 वोल्ट। जब इस सब को जोड़िएगा तो ये 48 वोल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा टोटल वोल्टेज था। ये टोटल वोल्टेज सब में बट गया, कितना कितना बटा, पहला वाला में 4 वोल्ट, दूसरा में 8 वोल्ट, तीसरा में 12 वोल्ट, चौथा में 24 वोल्ट। तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध था उस पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा था, 24 वोल्ट। समझ में आया, ये सीरीज क्रम था। अब आते हैं हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, जितना भी रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 जितना भी होगा, सबको 2 ही बिंदु पर जोड़ देंगे। सबका एक सिरा एक बिंदु पर और सबका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। इसमें क्या होता है, जैसे सीरीज में क्या था, सब में करंट सेम था, इसमें करंट सब में अलग होगा। पहला वाला में I1, दूसरा में I2, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो सब में बढ़ जा रहा है, I1, I2, I3 बढ़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन सब पर वोल्टेज सेम है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, सीरीज क्रम में क्या होता था, सब पर करंट सेम रहता था, लेकिन पैरेलल में क्या होता था, समांतर श्रेणी में सब पर वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, इसमें पूरे सर्किट में वोल्टेज का मान समान रहता है। तो यहाँ पर KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट का लॉ लगाएंगे। जो भी करंट आ रहा है और जा रहा है उसका सम बराबर होगा। देखिए इस जंक्शन पर लगाएंगे तो यहाँ पर I करंट आ रहा है, यहाँ से 3 करंट निकल रहा है, I1, I2, I3। तो I जो है वो I1, I2 और I3 के सम के बराबर होगा। यही तो है किरचॉफ्स का करंट लॉ, I = I1 + R2 + I3। अब इसका लॉ लगा देते हैं। अगर इस तीनों के बदले हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो I की जगह क्या लिखेंगे, V/R इक्विवेलेंट, और I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3, क्योंकि सब में वोल्टेज सेम है। तो ऊपर देखिए वोल्टेज सब कट गया, बचा क्या, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का तरीका। अब मान लीजिए इसको हम लोग लेते हैं 2, इसको लेते हैं 4, इसको लेते हैं 8, तो हम लोग का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/8 कितना हो जाएगा, 8 ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1 तो क्या हो जाएगा, 7/8। ऐसे करेंगे तो 4 2 6 7 है ना, 7/8, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8/7, यानी कि जो हमारा सबसे छोटा रेजिस्टेंस था कौन था, 2, उससे भी छोटा है। यानी कि सीरीज में क्या होता था, जब सीरीज में जोड़ते थे तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध था उससे बड़ा आता था वैल्यू, R इक्विवेलेंट का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से ज़्यादा आता था। लेकिन पैरेलल में क्या है, जो इसका मान है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। अब एक चीज़ समझिएगा, यदि R का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज़्यादा जाता है। ठीक है, क्योंकि
प्रतिरोधक को कम कर देता है। प्रत्येक उपकरण के लिए स्विच अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका टीवी है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पर आपका पंखा है, तो यहाँ पर अलग स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पर अलग स्विच, यहाँ पर अलग स्विच। और एक चीज़ समझिएगा, टीवी अगर ख़राब होता है तो इससे फ्रिज और पंखा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो अन्य उपकरण एक्टिव रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका उपयोग कहाँ होगा? शादी का डेकोरेशन में, सजावटी लाइट में, घरेलू परिपथ में, रोड लाइट में, ये सब में यूज होता है। हम बताए थे इंडिया में जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज यूज होता है और 220 वोल्ट। वही अगर यूएसए का बात करें तो यूएसए में 60 हर्ट्ज यूज होता है और 110 वोल्ट आपका वोल्टेज यूज होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन एक और कॉम्बिनेशन होता है मिश्रित क्रम। ये मिश्रित क्रम क्या होता है? मिश्रित क्रम में आपको सीरीज और पैरेलल दोनों दिखेगा। यानी कि इसका उपयोग बड़ा बड़ा पंडाल, भवन, पंखा, बल्ब, ये सब में कंबाइन करने में किया जाता है। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है या बड़ा बड़ा मॉल होता है, उन सब में ये मिश्रित क्रम का यूज होता है। कहीं कहीं आपको एक ही सीरीज भी यूज होगा, कहीं कहीं आपको पैरेलल भी यूज होगा, दोनों यूज होता है। तो ये मिश्रित क्रम आपका आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, यदि 4 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। बताइए इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं आर इक्विवेलेंट क्या होता है। यहाँ पर बनाते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। देखिए यही था 2, 3, 4, 5। तो यही तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। R1 की जगह 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया। अब इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो 2 से 60 हो जाएगा 30 बार में, 3 से 60 हो जाएगा 20 बार में, 4 से 60 हो जाएगा 15 बार में और 5 से 60 हो जाएगा 12 बार में। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77/60। तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा? 60/77 ओम। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था तरीका निकालने का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवा दिए और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। अब आगे आते हैं, वायर को समझते हैं। वायर क्या होता है? देखिए वायर आपको 3 तरह का दिखेगा। ये आपका हमारी सॉकेट है, घर में जो सॉकेट जहाँ पर चार्ज लगाते हैं वहाँ पर एक आपका लाल कलर का होगा तार, लाल कलर का तार देखते होंगे, उसको बोलते हैं लाइव वायर। आजकल तो किसी में भी कुछ भी, लाल की जगह ब्लैक, ब्लैक की जगह लाल यूज करता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए? लाल का मतलब होता है लीव वायर, लाइव वायर, यानी कि वो जीवित तार है, लाइव वायर है, ठीक है। और ब्लैक का मतलब होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर। और यहाँ ऊपर में जो गोल बड़ा सा रहता है वो होता है अर्थ वायर। इसको अर्थिंग किया जाता है, अर्थिंग। ये क्या किया जाता है? अर्थिंग, ताकि वो जितना भी, अगर मान लीजिए कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थिंग के थ्रू ज़मीन में चला जाए। तो रेड जो होता है वो लाइव वायर होता है या डेंजर वायर इसको बोलते हैं। ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है और ग्रीन जो होता है, ग्रीन, ये होता है अर्थ वायर, ठीक है। रेड और ब्लैक अगर गलती से सट गया तो क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघु परिपथ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर सट गया गलती से तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब होने का डर रहता है। ए हेवी करंट फ्लोज थ्रू सर्किट विच कैन डैमेज ऑल इक्विपमेंट। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज का यूज करते हैं, हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज, घर में फ्यूज, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब होने से पहले फ्यूज ही उड़ जाए और हमारा इंस्ट्रूमेंट जलने से बच जाए। लेकिन आजकल फ्यूज की जगह पर एमसीबी यूज हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए घर में एमसीबी का यूज किया जाता है। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है एमसीबी ड्रॉप कर जाता है और हमारा सर्किट का पाथ बंद कर देता है, जिससे हमारा उपकरण जो है डैमेज होने से बच जाता है। जो भी डिवाइस है हमारा वो डैमेज होने से बच जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, ये 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा गया है। पैरेलल इसलिए क्योंकि इस तीनों रेसिस्टेंस का एक छोर एक बिंदु पर जोड़ा गया है और दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है। इसी 2 बिंदुओं के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि तुल्य रेसिस्टेंस का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए ये निकलेगा ऐसे, 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, यही होता है। यहाँ R1, R2, R3 तीनों क्या है? R है। तीनों क्या है? R है। तो यहाँ पर तीनों की जगह R डाल देंगे। 1/R 1/R 1/R,
तो ये कितना हो जाएगा 3/r। यहीं पर अगर हम लोग r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यानी कि इसको उलट दिए तो इधर भी उलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा r/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें देखिए, इसमें ट्रायंगल की छोर पर 3 रेसिस्टेंस लगाया गया है और इस 2 पॉइंट पर हम लोग को निकालना है तुल्य रेसिस्टेंस। ये है आपका एक पॉइंट ए और ये है दूसरा पॉइंट बी। तो सबसे पहले समझिए, इस दोनों का तुल्य रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस दोनों का तुल्य रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R। तो अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2R का और एक यहाँ R का, इस दोनों को खत्म कर दीजिए क्योंकि ये दोनों आपका सीरीज में है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये सीरीज में है तो R और R इस दोनों की जगह एक रेसिस्टेंस दे देंगे 2R, और ये 2R और R पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा बताइए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/R। ये कितना हो जाएगा 3/2R, और इसी को जब उलट देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3। देखिए ये तरीका है, एकदम एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, शायद बिहार के एग्जाम में ये पूछे भी ना, ग्रुप डी एग्जाम में तो पक्का पूछेगा। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, देखिए इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R, इस दोनों का हो जाएगा 2R, यानी कि ये इस दोनों के बदले हम एक 2R डाल देंगे, यहाँ पर R है और ये यहाँ इस दोनों के बदले 2R, तो 2R R और 2R आपका पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 इस दोनों का हो गया 2R, यहाँ R यहाँ 2R, क्या हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4/2R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट गया, ये हो जाएगा R/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिरोध R के तार को n बराबर टुकड़ों में काट दिया गया है, फिर सभी टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। अब समझिए यहाँ पर, क्योंकि एक तार को हम लोग जितना पार्ट में तोड़ेंगे वो उतना n टाइम्स उसका रेसिस्टेंस घट जाता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगा बताइए, रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R/n, चूंकि n पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सभी n पार्ट को पैरेलल में जोड़ दिया गया है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n को फिर n पार्ट में जोड़ा है तो n टाइम्स, यानी कि R/n²। देखिए किसी भी रेसिस्टेंस को, अगर n रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे R करते हुए n रेसिस्टेंस को, तो उसका आता है NR, ठीक है, n से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन वही अगर उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो R n से डिवाइड हो जाता है। तो चूंकि सबका रेसिस्टेंस R/n है और उस R/n को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए तो फिर एक बार n से डिवाइड हो जाएगा तो R/n² हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तुल्य रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा R/n²। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रश्न है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, V बराबर KQ/R। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहले। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा तो आपका प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चारों कॉर्नर्स पर आपको 4 चार्ज दे दिए हैं, 2 गो प्लस क्यू है और 2 गो माइनस क्यू है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है a, तो डायगोनल हो जाएगा a√2, तो इसका आधा हो जाएगा a/√2, ये भी आपका a/√2। अब समझिएगा सारा आपका आधा ये पार्ट a/√2 सब a/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम होगा, ठीक है। तो देखिए V कितना हो जाएगा बताइए, V कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा आपका KQ/A/√2, किसके चलते, ये इसके चलते, पहला वाला इसके चलते, फिर इसके चलते भी वही होगा KQ/A/√2, क्योंकि यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस भी A/√2 है, इसके चलते माइनस में होगा क्योंकि माइनस चार्ज है, इसके चलते माइनस में होगा क्योंकि माइनस चार्ज है, तो कितना हो जाएगा बताइए KQ/A/√2, 2 प्लस चार्ज के लिए हो गया, एक ये प्लस एक ये प्लस, फिर 2 को माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस KQ/A/√2 माइनस
KQ बट्टा A बाई रूट टू। देखिए, दो गो प्लस वाला कट गया, दो गो माइनस से, तो ये हो गया आंसर इसका जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि जो इसका सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू होगा जीरो। ये प्रश्न भी रेलवे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो धारा 300 मिली एम्पियर बह रहा है। एक तो धारा 300 मिली एम्पियर हो तो एक मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। अब समझिए, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। अब समझिएगा, धारा हमारा कितना है? 300 मिली एम्पियर, ठीक है। धारा हमारा दे दिया है 300 मिली एम्पियर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही होता है, प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश। जितना चार्ज एक सेकंड में घूमेगा उसी को बोलते हैं धारा। यानी कि अगर समय को एक सेकंड मान ले तो यही हमारा आवेश हो जाएगा। तो आवेश हमारा क्या हो जाएगा? Q बराबर एन ई। फॉर्मूला लगाइए, इसी को डाल दीजिए Q बराबर एन ई फॉर्मूला में, तो हमारा क्या हो जाएगा? Q बराबर एन ई, Q इक्वल टू एन ई। यानी कि ये जो 300 आपका है, 300 मिली में एम्पियर में दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये एम्पियर में आ जाएगा। क्योंकि टाइम को हम लोग एक सेकंड ले लिए हैं तो इसीलिए ये आ जाएगा आपका कूलम। टाइम को हम लोग मान लिए एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा 300 बटा इतना कूलम आ गया, चार्ज हो गया। एन, एन का वैल्यू निकालना है, एन निकाल देते हैं। और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमारा एन कितना आ जाएगा? तो ये देखिए, दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, और ये एन का वैल्यू कितना आएगा? एन का वैल्यू आएगा 3/1.6 इंटू 10⁻, ये जो माइनस उन्हीं से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻18। ये लगभग में आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, जो भी आएगा अभी रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। लेकिन ये एन है क्या? ये एन है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताती है एन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है? एक सेकंड में, चूंकि हम लोग टाइम को एक सेकंड ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा एक मिनट में, एक मिनट में। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट में इलेक्ट्रॉन्स एन कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/1.6 इंटू 10⁻18 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में आएगा 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आपको ऐसे हल करने हैं, ऐसे सॉल्व करने हैं जो एग्जाम में आपको तीखा प्रहार करता है और आप इसको बना नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 वाट का एक हीटर है, ठीक है। 100 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटा तक पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो बिजली की खपत का फॉर्मूला होता है पीएचडी। पीएचडी पावर इंटू आवर इंटू, पीएचडी फॉर्मूला याद रखिएगा, पीएचडी, सॉरी क्या हो गया, पीएचडी पावर आवर और डे, ठीक है। इसको समझिएगा, बिजली की खपत, बिजली की खपत बराबर क्या हो जाएगा? पीएचडी। तो पावर हमारा कितना है बताइए? पावर है 1000 वाट, 1000 वाट। और एच आवर कितना है? 2 घंटा। और दिन कितना है? 10 दिन। यानी कि ये वाट आवर में हमारा आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 वाट आवर। या इसी को हम लोग कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 20 किलो वाट आवर हो जाएगा। 20 किलो वाट आवर, यानी कि 20 यूनिट, 20 यूनिट। किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। 20 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। अगर यही भी आपको बोल देता है कि एक यूनिट का बिल है 6 रुपया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो पैसा भी निकल जाता कि कितना पैसा खर्चा होगा। तो 20 गुने 6, 120 रुपया आपका खर्च हो जाता है। यही तरीका है निकालने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब को 200 वोल्ट के मेष के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। सबसे अधिक ऊर्जा खपत कौन करेगा? यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तीनों का पावर आपको दिया गया है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन खपत करेगा? तो वोल्टेज सेम है, तो 40 वाट जो है ना वो सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, क्योंकि इस तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है।
सीरीज में जोड़ेंगे सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा जिसका ये कम होगा। 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे सर्वाधिक ऊर्जा खत्म होगी। सीरीज में जुड़े बल्बों में सबसे कम वाट का बल्ब सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है, क्योंकि इस क्रम में सभी बल्ब में धारा समान होती है। धारा समान होगी, इस कारण जिस बल्ब का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उतना ही चमकदार दिखाई देगा। ठीक है, उतना ही चमकेगा। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो उतना ही चमकेगा। ठीक है, चमकदार दिखाई देगा। तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि 40 वाट के लिए ये ज्यादा होगा। ये प्रश्न पूछा हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। वाट में अगर दिया है, पावर में दिया, जिसका पावर सबसे कम होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा को खपत करेगा, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। R1 रेशियो R2 बराबर 4:1, तो I1 रेशियो I2 का मान कितना होगा? ये आपको एक फोटो दे दिया है, इसमें आपको वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना है I1 I2। देखिए ये R1 और R2 आपको पैरेलल में जोड़ा गया है, I1 R1। अब आपको क्वेश्चन दे दिया है क्या कि R1 और R2 का रेशियो 4:1 है। I1 और I2 का रेशियो बताइए। भी का मान नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा। हम लोग पैरेलल में क्या जानते हैं कि दोनों में वोल्टेज समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है, यानी कि इस I1 R1 के लिए भी वोल्टेज भी है और I2 R2 के लिए भी वोल्टेज भी है। और ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई आर बोलता है। तो ओम्स लॉ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, यानी कि पहले हो जाएगा I1 R1, फिर हो जाएगा I2 R2। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए V ही है। इस I1 R1 के लिए भी वोल्टेज हमारा V है और I2 R2 के लिए भी वोल्टेज हमारा V है। तो I1 इंटू R1 कर देंगे तो V आ जाएगा और I2 इंटू R2 कर देंगे तो भी V आ जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। I1 बटा I2, यही तो निकालना है। I1 बटा I2 जो है वो आ जाएगा R2 बटा R1, उल्टा हो जाएगा। लेकिन R1 बटा R2 दिया 4:1, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1:4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1:4। यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इजी प्रश्न है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक कैपेसिटर में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रो कूलम चार्ज एकत्रित हो जाता है। जब वायु के एक स्थान पर तेल भर दिया जाता है, अब देखिए वायु की जगह पर वहां तेल भर दिया तो उस पर 60 माइक्रो कूलम का चार्ज एकत्रित हो जाता है। बताए थे अगर उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटर में तो उसका चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहले वायु था तो 24 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करता था, अब देखिए 60 हो गया। ठीक है, तेल का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? देखिए के क्या है, के कैसे निकलेगा, कितना गुना बढ़ा? तो देखिए 60 से 24 को डिवाइड कर देंगे। तेल डालने के बाद एकत्रित चार्ज और बिना तेल डाले एकत्रित चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो वो वही के का मान आएगा। तो के का मान कितना है? 60 माइक्रोकूलम। ये बाद का है और ये पहले का है, तो ये 2.5, तो यही के का वैल्यू है 2.5। अब सोचिए पानी का में के का वैल्यू होता है 81। पानी के लिए हम आपको बताते 81, तो पानी के लिए अगर हम इसमें तेल की जगह पानी डालते तो 24 को 11 से गुना कर देते, उतना चार्ज यहाँ एकत्रित हो जाता। 24 को 81 से गुना कर देते हैं तो 24 गुने 81 माइक्रो कूलम चार्ज वहां एकत्रित हो जाता है। समझ सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है चार्ज स्टोर करने की क्षमता को बढ़ा देता है। चलिए कैपेसिटर के क्रम में भी हम लोग पढ़े थे, जो रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। रेसिस्टेंस में प्रतिरोध में क्या करते हैं, अगर किसी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे चलता है। लेकिन कैपेसिटर में वो उल्टा हो जाता है। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर का अगर हम लोग इक्विवेलेंस निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे जोड़ता है। जस्ट रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। वही श्रेणी क्रम में यानी कि पैरेलल सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो ये 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 होता है। तो हम लोग को एक प्रश्न पूछा हुआ था रेलवे में, इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगा वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताइए? ये 3 और 6 आपका पैरेलल में है, तो इस 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि पैरेलल में ऐड हो जाता है। कैपेसिटेंस में उल्टा उल्टा होता है। 3 और 6 का क्या हो जाएगा? 9। अब देखिए अब ये 3 और इसके जगह क्या, सॉरी इसके जगह क्या हो गया? 9, इसकी जगह एक ही ले लीजिए 9। ये 3 और 6 के बजाय 9, तो हमारा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर, यहां पर तो 3 है तो 1/3 प्लस, और वहां पर कितना हो जाएगा? 3 और 6 का 9 हो गया, 1/9, तो कितना हो जाएगा? 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9 माइक्रो फैराड। अब सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 9/4 माइक्रो फैराड, या इसी को सॉल्व कर देंगे 4 दूनी 8 और 2.25 माइक्रो फैराड। हमारा जो पंखा होता है ना, पंखा का कैपेसिटर, वो या तो आपको 2.5 माइक्रोफैराड का होगा, 2 का होगा, 3.15 का भी आता है माइक्रोफैराड का,
ठीक है। पंखा, तो पंखा में भी आपका समझिए 3.15 जनरली आता है माइक्रोफैराड या 2 माइक्रोफैराड का आता है, ये लगता है पंखा का ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला 5 समरूप रेसिस्टेंस है एक्स, देखिए ये इस प्रकार से जोड़ा गया है। इस पॉइंट, ये पॉइंट को मान लीजिए ए, मान लीजिए इसको ए, इसको ए और इसको बी मान लीजिए। तो ए और बी के बीच में तुल्य रेसिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, एक्स का मान निकालना है, सॉरी पी और क्यू, पी और क्यू दिया, सॉरी ए और बी नहीं दिया है, पी और क्यू दिया है। तो यहाँ मान लीजिए ये पी है और ये आपका क्यू है, ये क्यू है। पी और क्यू के बीच में आपको तुल्य इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम दे दिया है। पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है। ठीक है, तो आपको क्या एक्स का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, इस ये तीनों आपको पैरेलल में है। अगर इस रेसिस्टेंस पे ये जो टेढ़ा लगाया गया है इसको हम लोग ऐसे जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों आपका पैरेलल में है। इस तीनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं x/3, यानी कि इस तीनों को हटाकर इसके बदले एक रेसिस्टेंस दे देंगे जिसको लिख देंगे x/3। तो हमारा कैसा बन जाएगा, देखिए ये हो गया, तीनों के बदले हो गया x/3, यहाँ पर x था x लिख दिए, नीचे में x था तो x लिख दिए। अब हम लोग निकालते हैं ये x/3 और x के बदले क्या लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, x/3 और x के बदले कितना हो जाएगा, x/3 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 4x/3। और ये 4x/3 और x है आपका पैरेलल में, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/x प्लस 1/x किसके लिए, इसके लिए, और प्लस 1 ये x और x/3 सीरीज में है तो इसको जोड़ देंगे, x प्लस x/3 कितना हो जाएगा बताइए, 1/x प्लस 1/4x/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो अब 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4x, ऊपर में क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 7/4x। यानी कि हमारा r इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा 4x/7। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम है, यानी कि इसको हम लोग 1 ओम से इक्विवेलेंट कर दें, बराबर कर देंगे। यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7/4 ओम, 7/4 ओम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पी आर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, यानी कि पी और आर के बीच में। सबसे पहले समझिए ये दोनों आपका किस में है, सीरीज में है। इस 100 और इस 100 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 200, क्या लिख सकते हैं 200, यानी कि इस 100 और इस 100 के बदले लिख देंगे 200, यहाँ लिख देते हैं 200। उसी तरह यहाँ पर भी इस 100 और इस 100 के बदले हम लोग लिख देंगे 200, यानी कि ये हो गया 200, ये हो गया 200। अब हम लोग का कैसा बन जाएगा, ये देखिए ऐसा बन जाएगा, ऊपर में 200 नीचे में 200। अब यहाँ हो गया P और Q, P और Q। अब हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/200 प्लस 1/200, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा 2/200, यानी कि 100, यानी कि R इक्विवेलेंट हो गया हमारा 200/2, यानी कि 100 ओम, और यही 100 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का भरमार है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है इतना। आगे समझिएगा, ये प्रश्न है आपका, ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है और उपर्युक्त चित्र में हमको आर का वैल्यू निकालना है। ये जो आर दिया हुआ है यहाँ पर उसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये आपका सर्किट है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ आर है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, फिर यहाँ से आई ऊपर जा रहा है, और इस आई का वैल्यू दे दिया है 2/3 एम्पियर, आई का वैल्यू दे दिया है, और यहाँ वोल्टेज का वैल्यू दे दिया है 6.5 वोल्ट। तो हमको आर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग को देखिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये छूट गया था 2 एम्पियर है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 एम्पियर है, 2 ओम है यहाँ पर, ये छूटा हुआ है 2 ओम यहाँ पर छूटा हुआ है। अब समझते हैं यहाँ पर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हैं, कैसे होगा देखिए। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो समझिएगा, ये आपको 4 ओम, फिर यहाँ पर इस दोनों का तुल्य निकालेंगे, तुल्य कितना होगा, जब भी दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा r1 r2, यहाँ पर हो जाएगा r1 प्लस r2, उल्टा कर दीजिए, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r1 r2 बटा r1 प्लस r2। ये आपको शॉर्टकट तरीका दो रेसिस्टेंस के लिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो रेसिस्टेंस है इसलिए इसका तुल्य रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए 5 × r बटा 5 प्लस r।
यानी कि 5R डिवाइडेड बाई 5 + R, ये इस दोनों का तुल्य रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 और ये सीरीज में है, 4 को जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे और इसको 5R + 5 इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा बताइए, 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5R डिवाइडेड बाई 5 + R, ये आपको सीरीज में है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। सॉल्व कर देते तो हो जाएगा 6 + 5R डिवाइडेड बाई 5 + R। अब समझिए वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है V = I × R इक्विवेलेंट होता है, यानी कि वोल्टेज जो हमारा 6.5 वोल्ट दे चुका है, देखिए क्वेश्चन में 6.5 ही दिया है, देखिए वोल्टेज, I हमारा करंट भी दे दिया है 2/3 एम्पियर, तो 2/3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 5R डिवाइडेड बाई 5 + R। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो 2/3 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6.5 बराबर 2/3 इंटू 6, यानी कि 2/3 इंटू 6 प्लस 2/3 इंटू 5R डिवाइडेड बाई 5 + R। ठीक है, अब यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 6.5 = 4 + 10R डिवाइडेड बाई 15 + 3R। 4 को इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 + 3R = 4। यहां से हम लोग R का वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं तो वो आता है 15 ओम। सॉल्व करके देख लीजिएगा, टाइम ज्यादा लग रहा है। R का वैल्यू आ जाएगा 15 ओम। तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको P और Q के बीच में V का मान निकालना है, वोल्टेज का मान निकालना है। चलिए वोल्टेज का सबसे पहले वोल्टेज निकालने से पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये दोनों जो है ये दोनों आपको पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट आपको जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। इस दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 10 × 15 डिवाइडेड बाय 10 + 15 यानी कि 25, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि 6 ओम। इस दोनों का निकल गया 6 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर ये 5 और यहाँ पर 6, 5 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा 11 ओम, क्योंकि ये 5 ओम था और ये तो इस दोनों का टोटल हो गया 6 ओम, तो इस दोनों के बदले एक 6 ओम का रेजिस्टेंस डाल सकते हैं क्योंकि वो इक्विवेलेंट है, इस दोनों के तुल्य है। अब 5 ओम और 6 ओम को जोड़ देंगे तो 11 ओम। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 11 ओम। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, करंट हमको दे दिया है, देखिए करंट हमको क्या दे दिया है, आई का वैल्यू 5 एम्पियर, तो वोल्टेज निकल जाएगा V का मान, V = I × R इक्विवेलेंट होता है, तो I है हमारा 5 एम्पियर और R इक्विवेलेंट है 15 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 वोल्ट। 55 वोल्ट, V का मान वोल्ट में आता है तो 55 वोल्ट, और यही 55 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न कभी भी एग्जाम में आएंगे, आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। आगे आते हैं, 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर लंबाई का तक एक समान रूप से ताना जाता है, तो नया प्रतिरोध बताएं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक तार है वो 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है और इसका 5 ओम दे दिया है। अब इसी तार को खींचकर हम लोग 40 सेंटीमीटर तक बढ़ा देंगे, तो क्या इसका मोटाई तो कम होगा। लंबाई देखिए, पहले लंबाई था हमारा 20 सेंटीमीटर, अब लंबाई 40 सेंटीमीटर, तो L2 जो है वो 2L1 हो गया, पुराना लंबाई का 2 गुना हो गया, 20 से 40 हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, क्योंकि तार एक ही तार को खींचकर लंबा किया जा रहा है, इसलिए पहले जो वॉल्यूम था वो बाद का वॉल्यूम के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। तो पहले जो वॉल्यूम था वो होगा, क्या होगा L1A1, क्या होगा L1A1, बाद का वॉल्यूम L2A2। ठीक है, अब इससे हम लोग A1/A2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, L2/L1, तो ये L2/L1। अब देखिए L2/L1 यानी कि L2 है हमारा 40 और L1 हमारा 20, कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि A2 जो है हमारा A1 का आधा आ गया, A2 जो A1 का आधा आ गया और L2 जो हो गया वो L1 का 2 गुना हो गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं R का फॉर्मूला, R1 जो था वो क्या था, रो L1/A1, यही होता है R का फॉर्मूला, होता है रो L/A, तो R1 बराबर रो L1/A1, उसी तरह R2 हो जाएगा रो L2/A2।
लेकिन L2 के बदले क्या लिखेंगे 2L1, L2 के बदले क्या लिखेंगे 2L1, और A2 के बदले क्या लिखेंगे A1/2। तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स रो L1/A1। लेकिन ये रो L1 और A1 क्या है, ये तो R1 है, यानी कि 4 टाइम्स R1, यानी कि जो पुराना रेसिस्टेंस था उसका 4 गुना, यानी कि हमारा R2 जो था वो 4R1 आया। लेकिन R1 हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, R1 दिया हुआ 5 ओम, तो उसका 4 गुना, 5 चौके 20 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 20 ओम, इसका आंसर हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, ये था हमारा रेसिस्टेंस से रिलेटेड सारा क्वेश्चन। अब आते हैं कार्बन कोड। कार्बन कोड को समझना भी बहुत जरूरी है। कार्बन कोड ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का कार्बन कोड कभी कभी बड़े बड़े कंपनियों पर कलर दे दिया रहता है, 4 गो कलर देगा आपको, और चारों कलर को देख के आपको नहीं पता चलेगा उसका रेसिस्टेंस क्या है, उसका कोड होता है, वो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। तो चलिए उस कोड को पढ़ते हैं, कोड को समझते हैं कि कैसे जो है वो कोड चारों कलर को दर्शाता है और वो रेसिस्टेंस को कैसे बताता है। उस पर कलर दिया हुआ है तो वो कैसे रेसिस्टेंस को बताएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अगर कोई पूछ दिया तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कौशल सर ने पढ़ाया था तो मुझे ये नॉलेज है। बस इतना नॉलेज के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि बड़े बड़े कंपनियों में एल्यूमिनियम का तार खरीदिएगा या कुछ भी खरीदिएगा, उस पर कार्बन कोड आपको दिख जाएगा। कार्बन कोड दिखेगा तो आप उसको देख के उसका रेसिस्टेंस बता सकते हैं कि लगभग में इसका रेसिस्टेंस इतना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कार्बन कोड में 4 कलर होता है। तो पहला और दूसरा कलर जो होता है उसका ट्रिक है, पहला दूसरा और तीसरा कलर का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए पहला और दूसरा कलर जो है वो अंक दर्शाता है, अंक, और उसका ट्रिक क्या देखिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जो आपको येलो कलर में दिख रहा है BROY GBVGW, ये हम लोग 12th में याद किए थे। 12th में जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उस समय ये कार्बन कोड को याद किए थे। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है, आपके नोट्स में भी रहेगा तो नॉलेज रहेगा कि हाँ कौशल सर पढ़ाए थे। तो देखिए ये होता क्या है, जो इसमें आपको बी है, पहला बी है, ये बी बताता है ब्लैक के बारे में, दूसरा बी बताता है ब्राउन के बारे में, तीसरा आर बताता है रेड के बारे में, चौथा ओ बताता है ऑरेंज के बारे में, पांचवा वाई बताता है येलो के बारे में, फिर जी बताता है ग्रीन के बारे में, फिर बी बताता है ब्लू के बारे में, फिर भी बताता है वायलेट के बारे में, फिर जी बताता है ग्रे के बारे में, और डब्ल्यू बताता है व्हाइट के बारे में। लास्ट वाला डब्ल्यू व्हाइट है, और बी देखिए 3 गो बी आएगा, तो पहला बी ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा, आप ब्लू को पहले समझ लीजिएगा, नहीं ब्लैक ब्राउन ब्लू। ठीक है, आगे आप समझिएगा। अब पहला और दूसरा जो डिजिट है वो अंक दर्शाता है, तीसरा वाला मल्टीप्लायर दर्शाता है, मल्टीप्लायर, और चौथा वाला आपको टॉलरेंस यानी कि कितना इरर है, इरर कितना है, इरर टॉलरेंस बताता है, परसेंटेज में होता है इरर। अब समझिएगा डिजिट। अब देखिए ब्लैक है तो इसका मतलब होता है 0, याद रखिएगा ब्लैक 1 नहीं है, 0 है। ब्लैक का मतलब 0, ब्राउन का मतलब 1, रेड का मतलब 2, ऑरेंज का मतलब 3, येलो का मतलब 4, ग्रीन का मतलब 5, यही यही जो ये सीक्वेंस है, ग्रीन, ब्लू का मतलब 6, वायलेट का मतलब 7, ग्रे का मतलब 8, व्हाइट का मतलब 9, 9 तक है। ठीक है, आप समझिएगा मल्टीप्लायर ये बताया था, तीसरा वाला कलर मल्टीप्लायर बताता है, तो वो 10 का पावर 0, चूंकि ब्लैक है 0 यानी कि 10 का पावर 0, 1 यानी कि 10 का पावर 1, 2 यानी कि 10 का पावर 2, 3 यानी कि 10 का पावर 3, ऐसे करके ये मल्टीप्लायर बताएगा। और चौथा वाला जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस वो उसमें 3 ही कलर होगा, अगर गोल्ड है समझिएगा उसमें इरर होगा 5%, 5% तक टॉलरेंस हो सकता है, सिल्वर है तो 10%, और कोई भी कलर नहीं है, नो कलर है तो उसमें 20%। अब देखिए आपको एक एल्यूमिनियम का तार मिला, उसमें ये आपको मिला कार्बन कोड, पहला वाला में आपको येलो कलर है, दूसरा में वायलेट है, तीसरा में ऑरेंज है, चौथा में गोल्ड है। तो समझिएगा हम बताए थे पहला 2 डिजिट क्या बताता है, अंक बताता है, तो पहला वाला क्या है येलो, येलो का कोड क्या है 4, फिर दूसरा क्या वायलेट, वायलेट का मतलब 7 यानी कि 47, 47। ठीक है, यानी कि पहला 2 डिजिट हमको क्या बता दिया, अंक, पहला 2 डिजिट बता दिया अंक, ये हो गया पहला दो डिजिट क्या है, अंक है। तीसरा वाला मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, तीसरा वाला आपका मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर। तो तीसरा कलर क्या था, तीसरा कलर था आपको ऑरेंज, ऑरेंज का कितना होता है 3 यानी कि 10 का पावर 3, यानी कि 10 का पावर 3, यानी कि 47 इंटू 10 का पावर 3 यानी कि 47,000, 47,000 हो गया मतलब। ठीक है, और चौथा वाला बताता है टॉलरेंस, 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 यानी कि यहाँ पर कौन सा कलर, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए बताते हैं टॉलरेंस होता है 5%, यानी कि ±5%, यानी कि 47,000 में से 5% ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लगभग में ये 47,000 इसका आंसर है।
तो ये आपको कार्बन कोड है जो आपको कभी कभी पूछ सकता है, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, ये आपको नॉलेज के लिए याद रखना है बस। आगे आते हैं, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। वर्क, एनर्जी और पावर, याद रखिए वर्क, एनर्जी और पावर ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बट्टा टाइम। ये हम लोग पढ़े थे कब? वर्क, एनर्जी एंड टाइम में, उसमें पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो पावर को हम लोग वोल्ट और करंट के रिस्पेक्ट में या रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तीन ही तो टर्म पढ़े हैं, V बराबर आई आर, यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसी तीन के टर्म में हम लोग पावर पढ़ेंगे। तो देखिए पावर का फॉर्मूला वोल्ट और करंट के टर्म में पावर बराबर VI यानी कि पोटेंशियल और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। पावर बराबर I²R। यदि हम लोग किसी भी चीज को सीरीज में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो वहां पर I हमारा कांस्टेंट होता है, इसीलिए पावर का फॉर्मूला I²R होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। समानांतर में P बराबर V²R, यानी कि वहां पर समानांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किसी चीज को सीरीज में जोड़ेंगे, तो पावर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब भी किसी को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, पावर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही प्रश्न आपसे पूछा था वो 40 वाट वाला, कहाँ गया 40 वाट, कहाँ गया 40 वाट वाला क्वेश्चन? ये देखिए क्वेश्चन, पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका पावर सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। बताया है यहाँ पे, यही पे वो चीज बता देना चाहिए था। अगर सीरीज में जोड़ा गया है, सीरीज में तो क्या हो जाएगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। वही अगर पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहां पर किस में जोड़ा गया है? सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका पावर सबसे कम उसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा 40 वोल्ट का, और वो सबसे ज्यादा ऊर्जा खाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी खाएगा। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर यही तो हम लोग समझे यहाँ पर। अब देखिए पावर का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वाट या किलोवाट या मेगावाट, वाट या किलोवाट या मेगावाट। ठीक है। और पावर का यूनिट कभी कभी हॉर्स पावर भी दे देता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। एनर्जी देखिए, अगर आप पावर का फॉर्मूला याद रखते हैं तीनों, तो एनर्जी में कुछ नहीं करना है, इसमें टाइम लगा देना है। VIT, एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम को एनर्जी बोलता है। तो VIT हो जाएगा, यहाँ पर I²RT हो जाएगा, यहाँ पर V²/RT हो जाएगा, यही एनर्जी हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट वाट घंटा, वाट आवर, वाट आवर, यानी कि पावर का यूनिट वाट था, उसमें टाइम लगा दिए, टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाट आवर है, वाट आवर। 3600 जूल, एक वाट आवर में 3600 जूल होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका कमर्शियल यूनिट का बात करें तो एक यूनिट को किलो वाट आवर बोलते हैं, ये इसका कमर्शियल यूनिट है। या इसी को 3600 किलो जूल, या इसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी को BTU भी बोलते हैं, BTU यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, BTU भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। जो पावर का जो यूनिट है इसको BTU भी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है। अब देखिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चलकर कितनी यूनिट बिजली देगा? कितनी यूनिट बिजली का उपभोग करेगा? ये प्रश्न पूछा हुआ है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला होता है PhD, बताए थे, P पावर इंटू आवर इंटू डे। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट कितना हो जाएगा? पावर है 100 वाट और 10 घंटा चला, आवर का तो बात ही नहीं, सॉरी डे का तो बात ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ दो चीज। लेकिन ये आएगा वाट आवर में, इसको किलो वाट आवर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 जीरो 3 जीरो कट गया, बचा कितना? 1 यूनिट। यूनिट यानी कि 1 किलो वाट आवर, किलो करने के लिए 1000 से डिवाइड किए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करवा चुके हैं, फिर से आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक घर में प्रतिदिन 50 वाट के दो बल्ब 5 घंटे, 50 वाट के दो पंखे 5 घंटे और 200 वाट के टीवी 10 घंटे चलता है। यानी कि जो 50 वाट का बल्ब है वो दो बल्ब 5 घंटा चलेगा, ये हो गया एक चीज। फिर 50 वाट का दो पंखा 5 घंटा चलेगा, ये हो गया दूसरा चीज।
तीनों चीज को समझ लेते हैं। एक तो है आपका 50 वाट का 2 बल्ब 5 घंटा, पहला चीज हो गया ये तीनों, ठीक है। फिर दूसरा चीज 50 वाट का 2 पंखा 5 घंटा, 50 वाट का 2 पंखा 5 घंटा। और तीसरा चीज 200 वाट का टीवी 10 घंटा चलता है, 200 वाट का टीवी 10 घंटा चलता है। कुछ नहीं दिया तो उसको एक ही मानेंगे, एक ही मानेंगे, कुछ नहीं दिया तो एक मानेंगे। तो ये हो गया हमारा पावर। तो यूनिट निकालना है, यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए जितना भी पावर आता है उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किलो वाट आवर में आ जाएगा, किलो वाट आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताइए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 25 दूनी 50, 500 हुआ ना। यहाँ पर कितना 500, यहाँ पर कितना हो गया 2000, ठीक है ना। 25 दूनी 50, 500, 25 दूनी 50, 500, ठीक है। और 200 बट्टा 1000, और सॉरी 100 दे दिए, 1000, ये कितना हो जाएगा 3000 बट्टा 1000 बराबर कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गया ना, 3 यूनिट हो गया। यानी कि ये एक दिन का बिजली खपत है, ये एक दिन का बिजली खपत है, का बिजली खपत हमारा आया। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूरे माह का, पूरे माह का। तो पूरे माह का कैसे निकलेगा, निकाल देते हैं। पूरे माह का बिजली खपत कितना हो जाएगा, 3 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 यूनिट। और अगर पैसा का बात करेंगे, पैसा का, तो पैसा कितना हो जाएगा इसमें, पैसा हो जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट का 6 रुपया ले रहा है, तो 90 गुने 6 रुपया हमारा हो जाएगा 540 रुपया, 540 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट का इफेक्ट क्या है, करंट का 3 इफेक्ट होता है। पहला तो हीटिंग इफेक्ट, जिसको उष्मीय प्रभाव बोलते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और तीसरा है केमिकल इफेक्ट, जिसको रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। तीनों पढ़ना है हम लोग को, तीनों पढ़ना पूरी डिटेल में। पहला है हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, जो अभी पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक इफेक्ट जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको अभी नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, केवल इस वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट में ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह पढ़ेंगे। देखिए हीटिंग इफेक्ट में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत केतली, इलेक्ट्रिक रड, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक प्रेस या आयरन, और इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सारा आपका हीटिंग इफेक्ट में आता है। और केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ये 3 चीज आपका आता है, ठीक है। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट में बल्ब पढ़ते हैं, ठीक है। बल्ब, बल्ब जो है, बल्ब में कौन सा कांच यूज होता है, फ्लिंट ग्लास। ये आपसे प्रश्न पूछता है, फ्लिंट ग्लास। बल्ब में कौन सा गैस रहेगा, तो या तो नाइट्रोजन रहेगा या आर्गन रहेगा। क्यों यूज होता है नाइट्रोजन और आर्गन, जो कि इनर्ट गैस है, क्या है, एक इनर्ट गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस को बल्ब में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। तंतु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, तंतु यानी कि फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है ना, टंगस्टन का, उसको ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। अगर बल्ब में हवा घुस जाएगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत वो खराब हो जाएगा। फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये तंतु होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता काफी उच्च होती है, इसलिए वो जलता है तो वो हीट भी देता है। और इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर टंगस्टन का प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी उच्च है, हाई है, तो वो गर्म होकर गल सकता है। इसीलिए अगर वहां पे कोई छोटा मोटा मटेरियल देंगे तो तुरंत गल जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन इसीलिए टंगस्टन यूज करते हैं, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, सबसे ज्यादा गलनांक होता है टंगस्टन का। इसलिए टंगस्टन का यूज हम लोग बल्ब के फिलामेंट पे करते हैं। आगे बात करते हैं, बल्ब का अगर पीला वाला बल्ब है तो वो हम लोग को कितना एनर्जी देगा, वो 10% एनर्जी देगा। यानी कि जितना भी एनर्जी लग रहा है उसका 10% एनर्जी हम लोग को देता है ये पीला वाला बल्ब, ठीक है। 10% एनर्जी देता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, 10% इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
CFL का बात करें, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसको फुल फॉर्म है, ये 40 से 50% एनर्जी को हम लोग को देता है। एलईडी का बात करें, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये 80% एनर्जी हम लोग को दे देता है, यानी कि एनर्जी वेस्ट नहीं होता। इसमें देखिए ये आपका 90% एनर्जी वेस्ट हो जाता है बल्ब में। पीला वाला बल्ब इसलिए आजकल कम यूज होता है, एलईडी वाला बल्ब ज्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का बात करें, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो पात्र है, जो बाहर वाला मटेरियल है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है और उसमें चीनी मिट्टी मिट्टी भी मिक्स रहता है। और इसका क्वाइल का बात करें, जो हीटर का जो क्वाइल है वो निक्रोम का बना होता है। निक्रोम का मतलब समझिएगा, सिर्फ निकेल और क्रोमियम मत समझिएगा, निकेल और क्रोमियम के साथ आयरन भी होता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, पूछता निक्रोम किसका बना होता है, तो निक्रोम में Ni का मतलब होता है निकेल और क्रोम का मतलब क्रोमियम, लेकिन निकेल और क्रोमियम मार्क के भाग मत जाइएगा, आयरन भी होता है उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस यानी कि आयरन का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, इसका कॉइल नाइक्रोम का बना होता है, निक्रोम, जो निक्रोम हम लोग पढ़े हैं ऊपर में। और इसका जो सोल प्लेट है आयरन का बना होता है। इसका सीट माइका माइका यूज होता है। जैसे मान लीजिए माइका क्या होता है, ये हीट का हीट का गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। यही कारण है, ये मान लीजिए ये हीटर है, सॉरी आयरन है, आयरन का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर माइका यूज होता है, माइका, और इसको तार से आप जोड़े हुए रहते हैं। तो जैसे ही तार इसमें जुड़ेगा तो ये नीचे वाला प्लेट को गर्म कर देगा, जिससे आप इस्त्री करते हैं, लेकिन आपको करंट नहीं लगता है। इसीलिए आयरन का अगर नीचे वाला पार्ट छूइएगा, गलती से आपके हाथ में टच हो जाएगा, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर माइका का यूज होता है। माइका हीट का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए माइका यूज होता है आयरन में। अब आगे बात करते हैं, विद्युत केतली या टोस्टर या निमज्जन छड़, इस तीनों का कॉइल निक्रोम का बना होता है। निक्रोम बता दिए थे, निकेल और क्रोमियम के साथ साथ इसमें आयरन भी होता है। आगे निक्रोम में क्या हो गया, आयरन निकेल क्रोमियम। मैग्नीन, एक मैग्नीन होता है, कॉपर निकेल और मैग्नीज। और कॉन्स्टेंटन में क्या होता है, कॉपर और निकेल होता है, सिर्फ कॉपर और निकेल होता है। तो कॉपर और निकेल को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंटन, और कॉपर और निकेल में अगर हम लोग मैग्नीज मिला दे तो वो मैग्नीन हो जाता है, मैग्नीन हो जाता है, ठीक है। इस तीनों का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोधकता काफी ज्यादा होता है, और इसीलिए ये गर्म होकर हमें हेल्प करती है, हीटर वगैरह में यूज होता है। फ्यूज का बात करें, जो हमारा फ्यूज होता है वो हम शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जैसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर जुड़ जाए, मिल जाए, लाइव वायर रेड कलर का होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है। रेड वायर और ब्लैक वायर अगर गलती से टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघुपथन। लघुपथन, शॉर्ट सर्किट होने से सर्किट में करंट इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट, वेरी हाई करंट सर्किट में फ्लो करने लगता है। गलती से आप छुइएगा तो आपको इतना जोर से आघात मारेगा कि आपका हालत खराब कर देगा, ठीक है। तो फ्यूज, उसके लिए क्या करते हैं, उसके बचने के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज का रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, मान लीजिए सर्किट, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज ही गल जाता है। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो जैसे ही फ्यूज गल जाएगा, हमारा जितना भी अप्लायंसेज है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, आपका एसी है, वो सारा चीज बच जाता है। अगर फ्यूज का यूज नहीं करते तो क्या होता है, वो टीवी को खराब कर देता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता, दो तार जहां सटता, हमारा टीवी फ्यूज सबको उड़ा देता है, और हमारा पैसे का काफी बर्बादी हो जाता है। इसीलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज एक पतला तार होता है जो संपूर्ण परिपथ के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, फ्यूज को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और जिसको भी सीरीज में जोड़ते हैं, फ्यूज खत्म तो सारा आपका सर्किट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। फ्यूज में दो चीज यूज होता है, लेड और टीन। लेड आपको 37%, टीन आपको 63%। ये आइडियल फ्यूज का कंडीशन है, लेकिन आजकल कंफर्म नहीं है कि यही परसेंटेज यूज करता है, 40-60 भी कर देता है, ठीक है। आइडियल फ्यूज ऐसा ही होना चाहिए, लेड और टीन का परसेंटेज 37 और 63 होना चाहिए। जब सर्किट में करंट ओवरलोड होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, और हम लोग को जितना भी उपकरण है, टीवी फ्रिज एसी, उसको डैमेज होने से बचा देगा। सर्किट में हमारा करंट ओवरलोड क्यों होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। देखिए, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी कि लघु पथन के कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन, ये होता क्या है, कभी भी आपको फेज वायर, यानी कि जो लीव वायर होता है, इसको लाइव वायर भी बोलते हैं, डेंजर वायर भी बोलते हैं। फेज वायर जब भी आपको न्यूट्रल वायर से टच हो जाएगा तो सर्किट से बहुत अधिक करंट, वेरी हाई करंट फ्लो करने लगेगा, जो कि आपके उपकरण को डैमेज कर सकती है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज आपको पिघल जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फ्यूज पिघल कर उपकरणों को डैमेज होने से बचाती है। आजकल फ्यूज के जगह पर एमसीबी का यूज हो रहा है। एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आजकल फ्यूज के स्थान पर इसका यूज हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ विच्छेदिका।
जब भी सर्किट से हाई करंट फ्लो होगा एमसीबी ड्रॉप हो जाएगी तथा सर्किट ब्रेक कर देगी ताकि उपकरणों को डैमेज होने से बचाया जा सके। अब हम लोग आते हैं जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी, हीट एनर्जी, वो 3 तरीका का होगा। ये मान लीजिए आपका सर्किट है, इससे आई करंट जा रहा है और आर इसका रेसिस्टेंस है और टाइम इसका टी है। तो यदि किसी तार का प्रतिरोध आर है, उसमें आई धारा बहती है, तो टी समय में तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, आई स्क्वायर। देखिए पावर इंटू टाइम, तो पावर का हम लोग 3 को फॉर्मूला पढ़े थे पावर का, वी आई, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। इसमें अगर टी जोड़ देंगे वी आई टी, तो देखिए वी आई पावर में वी आई के साथ टी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा हीट। वी स्क्वायर बाई आर में भी हम लोग टी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा हीट, और आई स्क्वायर आर में भी टी जोड़ देंगे तो हीट आ जाएगा। हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई स्क्वायर आर को तो पावर बोलते हैं और टी हो गया टाइम, यानी कि पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनर्जी आ जाएगा। चलिए इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम के प्रतिरोध वाले एक तार से 10 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक बहती रहती है। तो इसमें उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा बताइए, कितना ऊर्जा इसमें लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए कि आर कितना है हमारा, आर है हमारा 2 ओम, करंट है हमारा 10 एम्पियर। देखिए करंट आपका 10 एम्पियर है यहाँ पे दिया हुआ है, और टाइम आपका दे दिया है 2 मिनट। टाइम मिनट को सेकंड में कर लीजिए, तो 2 × 60 बराबर 120 सेकंड। ठीक है, अब हीट का फॉर्मूला, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, तो जूल का नियम निकालेंगे। जूल का नियम क्या बोलता है, एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे तो हमारा हीट एनर्जी निकल जाएगा, ऊर्जा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर यानी कि 10 × 10 × आर हमारा 2 है और टाइम हमारा 120 है, और एनर्जी हमारा कभी भी आएगा तो जूल में आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24,000 जूल, यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे तो 24 किलो जूल भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों में जो आंसर रहे वो आपको मार देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। 10 दिन में बिजली की खपत क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन है, बिजली की खपत का फॉर्मूला होता है पीएचडी। ठीक है, बिजली की खपत, तो यही होता है बिजली की खपत का फॉर्मूला, बिजली की खपत। तो पी हमारा हो गया पावर, पावर कितना है बताइए, 1000 वाट। ठीक है, और आवर कितना है 2 घंटा, तो यानी कि 2, और टाइम कितना है दिन, डी का मतलब डे कितना है 10 दिन। तो ये हमारा जो आएगा वो वाट आवर में आएगा। इसको किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 किलो वाट आवर, और 20 किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, तो 20 यूनिट, क्योंकि इसका आंसर कितना आया था 20,000 वाट आवर। इसी को 20 किलोवाट आवर या 20 यूनिट बोल देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 एम्पियर के फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय विद्युत पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है। ऐसा हम लोग है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर, ये तो हमारा पावर दे दिया 200 वाट, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी आई यही होता है, यानी कि वी है हमारा 220, वी हमारा 220 है और आई है हमारा 10 एम्पियर, तो हमारा कितना आ जाएगा 2200 वाट। पावर हमारे पास इतना है, लेकिन बल्ब कितना है, देखिए बल्ब कितना हमारे पास, कितने बल्ब जल सकते हैं, एक बल्ब पे लिखा हुआ है 200 वाट, 220 वाट एक बल्ब पे। तो ठीक है, तो कुल कितने बल्ब की संख्या, हम लोग को निकालनी है। तो बल्ब की संख्या कितने निकलेगी, जो हमारा पावर है डिवाइड बाय एक बल्ब का पावर, तो टोटल पावर है 2200 और एक बल्ब का पावर है 200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग में 10 बल्ब हम लोग जला सकते हैं लगभग में, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बल्ब हैज 100 वाट, देखिए एक बल्ब है जिस पर 100 वाट और 200 वोल्ट रिटर्न है, उस पर लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 110 वोल्ट सप्लाई, अगर 110 वोल्ट सप्लाई देते हैं, इट विल है उसका पावर कितना होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो पहला केस हम लोग देखिए, सबसे पहले समझिएगा, हम लोग को यहाँ पर दे दिया है एक बल्ब का पावर रेटिंग, बल्ब का पावर दे दिया है 100 वाट और वोल्टेज दे दिया हमको 220 वोल्ट। आर तो नहीं दिया है, आर हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला से, पावर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मूला पर डालेंगे
तो हमारा आर कैसे निकल जाएगा, आर हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बट्टा पी। तो वी स्क्वायर यानी कि 220 गुने 220 बटा पी, पी यानी कि 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 484 ओम, यानी कि हमारा रेसिस्टेंस निकल के आ गया 484 ओम। ठीक है, अब दूसरा केस पावर निकालने का है। यदि वोल्टेज आपको 110 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज 110 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना पावर होगा। अब क्वेश्चन समझिएगा, यदि V का वैल्यू 220 नहीं है, 110 वोल्ट है, तो पावर चेंज कर जाएगा। पावर का फॉर्मूला डालिए, वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि 110 इंटू 110, और आर तो निकल गया है 484। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 वाट आ जाएगा, और यही 25 वाट हमारा आंसर होगा। देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं और आपका फलूदा कर देते हैं, हालत खराब कर देते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 ओम के किसी तार को 4 पार्ट्स में काटकर पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, और फिर इसे 10 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा जाता है, तो 1 मिनट में उत्पन्न हीट कितनी होगी। 1 मिनट में उत्पन्न हीट कितनी होगी। सबसे पहले समझिएगा, ये एक तार है, इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया। हम बोले थे जितना पार्ट में तोड़ेगा उतना उसका रेसिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। 4 पार्ट में तोड़ा तो हर पार्ट का रेसिस्टेंस हो जाएगा R/4 R/4 R/4। अब इस सभी चारों तार को, जो चारों R/4 है, उसको जोड़ दिया पैरेलल में, R/4 पैरेलल में जोड़ दिया। यहाँ भी R/4, यहाँ भी R/4 और यहाँ भी R/4। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर R/4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा R/16 हो जाएगा। यानी कि इस चारों के बदले एक रेसिस्टेंस होगा जिसका होगा R/16। अब समझिएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया है, R/16। R का मान लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 100 ओम, R का मान दिया 100 ओम, यानी कि 100/16, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 ओम, यानी कि हमारा R इक्विवेलेंट निकल गया। अब समझिएगा, हीट का फॉर्मूला पूछ रहा है, हीट का क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। देखिए 10 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, यानी कि वोल्टेज हमारा दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और आर हमारा दे दिया है 25/4 ओम। ठीक है, ये अभी निकाले आर इक्विवेलेंट। तो V और R दिया हुआ है, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टा R, यानी कि 10 इंटू 10 बट्टा R का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/4। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 4/25, 25 से 4 बार में हो जाएगा, यानी कि 16 जूल। ये हुआ ना, 16 नहीं, देखिए अब ये समझिएगा, ये 16 जूल एनर्जी तो 1 सेकेंड का है। अगर आपका टाइम 1 सेकेंड है, बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी तो होता है, बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी तो होता है। तो यहाँ देखिए गलती हो गया हमसे, क्या गलती हुआ देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर यानी कि 10 इंटू 10 बट्टा आर जो है, आर हो जाएगा हमारा 25/4, आर हमारा हो जाएगा 25/4, और टाइम हो जाएगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100/25, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 60 यहाँ पर रहेगा, ये इतना जूल। ठीक है, 25 से 4 बार कट जाएगा, तो 4 चौक 16 छक 96, यानी कि 960 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इतना टाइप का हम आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं, इससे हार्ड आपके एग्जाम में प्रश्न अब नहीं पूछेगा। ये मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करा दिया। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपका समाप्त हो गया है। अब आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, बैटरी वगैरह, सेल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, ईएमएफ किसको बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं। ठीक है, वो सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, यानी कि विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल करता क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला काम तो इसका ये हो गया। और इलेक्ट्रिक सेल के खोजकर्ता कौन है, विद्युत सेल के खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर वोल्टा इसके खोजकर्ता है। आजकल देखते होंगे वोल्टास नाम की कंपनी भी है, वो इन्हीं के नाम पर है। 2 इलेक्ट्रोड इसमें यूज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं कैथोड। याद रखिएगा, तो ऐसे याद रखिएगा, पॉजिटिव यानी कि ऐड करना, यानी कि एनोड। ठीक है, आगे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बात करते हैं, और इसमें
इन मेटेलिक इलेक्ट्रोड को एक विलायक यानी कि एक सॉल्वेंट में मिलाते हैं, अंदर डुबा कर रखते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य बोलते हैं। आगे बात करते हैं, धारा की दिशा किधर होगी? अगर कोई बैटरी है, ये मान लीजिए बैटरी है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा, 2 इलेक्ट्रोड, और अंदर में एक सॉल्यूशन होगा। तो जो पॉजिटिव वाला होगा उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाला होगा उसको बोलते हैं कैथोड, और अंदर में जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से होगा बताइए? एनोड से कैथोड, एसी यानी कि ए से सी की तरफ, एसी। विद्युत सेल से इलेक्ट्रोड के माध्यम से धारा प्रवाह कराने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रिक सेल से धारा प्रवाहित होने लगी तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कुछ अनुप्रयोग को देख लेते हैं। इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं? अनुप्रयोग, तो इसका सबसे पहला यूज जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, यानी कि धातुओं के निष्कर्षण में इसका सबसे पहला योगदान है। जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी धातुएं हैं, उस धातुओं के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका? गोल्ड का, सिल्वर का, निकेल का, जिंक का, क्रोमियम का। हम लोग कभी कभी क्या चाहते हैं कि आयरन पे, मान लीजिए आयरन पे हम लोग जिंक का लेयर चढ़ा दिए। अगर आयरन पे जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, इससे क्या होता है? आयरन जंग लगने से बच जाता है, और इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। लेकिन आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, गैल्वनीकरण भी बोलते हैं। जिंक के अलावा भी तो मेटल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, जिंक है, क्रोमियम है। इस सारे मेटल को अगर किसी दूसरे मेटल पर चढ़ाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब देखिए, 2 चीज़ है, तो जिस पर कोटिंग करना है और जिसका कोटिंग करना है। तो जिस पर कोटिंग करेंगे उसको कैथोड बनाएंगे, और जिसका कोटिंग करेंगे उसको एनोड बनाएंगे। ये मान लीजिए बैटरी है, सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, ये एनोड हो गया, ये हो गया मान लीजिए एनोड, और ये हो गया कैथोड। तो एनोड पे किसको रखेंगे? एनोड पे रखेंगे जिसका कोटिंग करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आयरन पर जिंक का प्लेटिंग करना है, तो आयरन को रखेंगे कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर, क्योंकि जिस पर कोटिंग चाहिए, और जिसका यानी कि जिंक का कोटिंग चाहिए, तो इसको रखेंगे एनोड पर। यही तरीका है। तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ गए। आगे, इन इलेक्ट्रोटाइपिंग भी एक चीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मेटल है, यहाँ पर एक कुछ मान लीजिए ए का छाप हम लोग को डालना है, ए छापना है इस मेटल पर। तो क्या करेंगे? ए के पास कोई ढक देंगे कोई चीज़ से, उसके बाद इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर देंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। फिर ये जो स्टिकर साटे थे उसको हटा देंगे, तो क्या होगा? जहाँ जहाँ स्टिकर सटा हुआ है वहाँ पर तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर स्टिकर नहीं सटा है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, और वो ए का छाप उसमें पड़ जाएगा। ठीक है, ये छाप पड़ने की एक तरीका है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला यूज है इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में भी यूज होता है, ये इसको आप याद कर लीजिए। अगला, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं को शुद्ध करने में इसका यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। गैल्वेनाइजेशन हम बता ही दिए। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, लोहा पर जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या यशद लेपन भी इसको बोलते हैं, यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के प्रकार हम लोग देखते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के। देखिए, एक तो प्राइमरी सेल जिसको प्राथमिक सेल बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेल जिसको द्वितीयक सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, फिर से चार्ज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल, जैसे कि हमारे घड़ी की बैटरी होती थी, एक बार ख़त्म हो गया तो उसको फेंक दीजिए, दोबारा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो हमारा घड़ी का बैटरी है, मान लीजिए आप घड़ी में जो बैटरी डालते हैं, वो एक बार उसमें केमिकल है, अंदर में केमिकल, वो केमिकल का यूज होगा, वही केमिकल आपको पावर देते रहेगा। जैसे उसका केमिकल ख़त्म, उसका पावर ख़त्म, लाइफ भी ख़त्म। यानी कि केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो नॉन रिचार्जेबल होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस IR कम होता है, लो होता है।
जबकि सेकेंडरी सेल का बात करें तो ये रिचार्जेबल होता है, इसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा, इसको रिचार्ज कर जब करेंगे तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। अब ये बैटरी से विद्युत हटा लेंगे तो ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर मान लीजिए बैटरी उसका खत्म हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा चार्ज करने में और केमिकल एनर्जी का यूज होगा डिस्चार्ज करने में। समझ में आ गया? इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में इंटरनल रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, तो सेकेंडरी का ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल। ड्राई सेल को ही हम लोग शुष्क सेल बोलते हैं, शुष्क सेल। और सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल याद रखिए, लेड स्टोरेज बैटरी, मोटर बाइक, इमरजेंसी लाइट का बैटरी, ठीक है, निकेल आयरन सेल का बैटरी, निकेल कैडमियम सेल का बैटरी। और याद रखिएगा मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, वो भी रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, उसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी सेल का। प्राइमरी सेल में एनोड कौन सा यूज करेंगे, कैथोड कौन सा यूज करेंगे, ईएमएफ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, यूज उसमें कहाँ होगा ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले वोल्टाइक सेल या साधारण सेल, ठीक है, इसका इसमें एनोड का यूज जिंक। देखिए एनोड सब में आपका जिंक है, देखिए सब में आपका जिंक है, तो एनोड के लिए आपको नहीं सोचना है, एनोड में आपको सब जगह जिंक का यूज करना है। यहाँ तक कि हम आपको इसमें भी बताए हैं गैल्वेनाइजेशन जो होता है इसमें भी आपको जिंक का यूज करेंगे एनोड पे, इसमें भी बताए थे, और आयरन का यूज करेंगे कैथोड में। तो आपको यहीं से याद रखना है कि जिंक हमेशा रहेगा आपको एनोड पे, बस दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा जिंक को आप एनोड पे यूज करेंगे। अब कैथोड में क्या यूज करेंगे, वोल्टेइक सेल में कैथोड में यूज करेंगे कॉपर, डेनियल सेल में यूज करेंगे कॉपर, ड्राई सेल में यूज करेंगे कार्बन, और कार्बन के ऊपर एक पीतल की टोपी पहना देंगे, कार्बन रहेगा, कार्बन के ऊपर पीतल की टोपी पहना देंगे। लेक्लांसे सेल में भी कार्बन, और क्वाइन या बटन या मरकरी सेल में हम लोग जिंक के साथ निकेल और एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कैथोड में मरकरी, कैडमियम या सोडियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। तो ये कम ही पूछता है, ना के बराबर पूछता है। जनरली आपको वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल, यही चार पूछता है। चारों में जिंक है, और ऊपर का दो में कॉपर, नीचे का दो में कार्बन, ठीक है। अब वोल्टेज देखिएगा, ऊपर का दो में 1.08 वोल्ट, नीचे का दो में 1.5 वोल्ट, यानी कि कार्बन लगा दिए तो 1.5 वोल्ट और कॉपर था तो 1.08 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं तो वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो H2SO4 है, डेनियल सेल में K2SO4 है, ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल दोनों में NH4Cl है, और क्वाइन बटन वगैरह सेल में KOH का यूज है। वोल्टाइक सेल का यूज होता है लेबोरेटरी में, डेनियल सेल का यूज होता है लेबोरेटरी में, ड्राई सेल का यूज जो भी दीवार का घड़ी है, टॉर्च है, रिमोट है, इस सब में यूज होता है ड्राई सेल, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं एसी का रिमोट में, आपका टीवी का रिमोट में, ये सब में यूज करते हैं। लेक्लांसे सेल का यूज होता है रेडियो और टीवी में। क्वाइन बटन इस सब का सेल कलाई घड़ी में, कैलकुलेटर में, जो पतला सा छोटा सा बैटरी होता है क्वाइन बैटरी, वो यूज होता है इस सब में। तो ये आपको याद रखना था। ये आप समझते हैं ईएमएफ ऑफ सेल किसको बोलते हैं, सेल का ईएमएफ क्या होता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि ये आपका मान लीजिए कोई सर्किट है, ये पॉजिटिव है, बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव, ये जो बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो हम लोग को एनर्जी लगता है, वर्क डन होता है, उसी को ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा ये हमेशा ईएमएफ जो है वो खुला ओपन सेल में होता है, खुला परिपथ ओपन सर्किट में होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में होता है। क्लोज्ड यानी कि ये ओपन सर्किट में, ये क्लोज्ड यानी कि बंद परिपथ में होता है। इसीलिए जब हम लोग बिना यूज किए अगर नापेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ बल्ब जला दिए, यहाँ पर कोई बल्ब जला दिए तो वोल्टेज इसका कम हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज नहीं जलाए हैं, ऐसे ही बिना बल्ब जलाए इसको नाप रहे हैं तो ज़्यादा बताएगा। इसीलिए ईएमएफ हमेशा ज़्यादा बताता है। जैसे ही बल्ब जला देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज इंटरनल रेसिस्टेंस में भी क्षय हो जाता है। समझ गए? इसको याद रखना है, क्योंकि हर सेल का एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस में भी कुछ उसका वोल्टेज यूज हो जाता है। इसीलिए ईएमएफ आपको ज़्यादा बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो कम बताएगा। अब कुछ सेकेंडरी सेल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये तो था आपका प्राइमरी सेल, अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेल में।
सेकेंडरी सेल में आपको 3 चीज़ याद रखना है, 4 चीज़। लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल और लिथियम आयन बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का बात करें तो इसमें एनोड में होता है लेड, कैथोड में लेड ऑक्साइड और विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपका H2SO4 यूज होगा। ईएमएफ इसका 2 वोल्ट होता है। और एग्जांपल इसका कहाँ कहाँ यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी का? किसान का टॉर्च, किसान का जो टॉर्च होता था बेचारा रात में चार्ज में लगा देता था, दिन में चार्ज में लगाता था, रात में यूज करता। कार का बैटरी जिसमें 6 सेल यूज होता है, एक सेल का वोल्टेज होता है 2 वोल्ट, तो 6 दूनी 12 वोल्ट हो जाएगा टोटल। तो कार का बैटरी में, किसान का टॉर्च में ये लेड स्टोरेज बैटरी का यूज होता था। आगे समझते हैं निकेल आयरन और निकेल कैडमियम दोनों को समझते हैं। तो समझिएगा, जो पहला वाला है वो कैथोड है और बाद वाला है वो एनोड है। यानी कि इसमें एनोड है आयरन, कैथोड है निकेल। ठीक है, तो निकेल जो है वो कैथोड है। इसमें भी देखिए निकेल क्या है, कैथोड है, और कैडमियम एनोड है। तो एनोड में कैडमियम, तो निकेल कैडमियम और निकेल आयरन समझ गए। इलेक्ट्रोलाइट दोनों में KOH है, KOH, और EMF दोनों में 1.2 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी। इसका यूज मोबाइल में होगा, लैपटॉप में होगा, या जो भी आजकल बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी का ही यूज किया जाता है। जैसे स्पीकर है, जो ब्लूटूथ का जो वो है, उसमें भी आपको लिथियम आयन बैटरी, सब जगह मैक्सिमम लिथियम आयन बैटरी का ही यूज किया जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना। जैसे इसमें गोल्ड चढ़ा दिए, ठीक है, सिल्वर चढ़ा दिए, जिंक चढ़ा दिए, कॉपर चढ़ा दिए, एल्यूमिनियम चढ़ा दिए। वो किसी भी एक धातु पर दूसरे धातु को परत चढ़ाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, एनोड पर किसको रखेंगे? जिसका परत चढ़ाएंगे, और जिस पर, जिसका एनोड, जिस पर कैथोड। तो इस चीज को याद रखिए, जिसका, ट्रिक क्या है, जिसका, जिसका परत चढ़ाएंगे, जिसका एनोड, जिस पर कैथोड। बस इसको 4 बार रट लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे आयरन पर हम लोग चढ़ा रहे हैं, आयरन के ऊपर जिंक का परत चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? जिसका, जिसका परत चढ़ाएंगे यानी कि ये एनोड हो जाएगा और आयरन हो जाएगा कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? एनोड वाली धातु का सॉल्ट ले लेंगे। जैसे आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण, या इसी को यशद लेपन भी बोल देते हैं। तो आप समझिएगा, कैथोड में तो आयरन ले लेंगे, एनोड पर जिंक ले लेंगे, और जो एनोड रहेगा उसी का विद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट में यूज करेंगे, यानी कि जिंक सल्फेट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी इसी का यूज होगा, जिंक सल्फेट। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी यूज होता है, धातुओं का शुद्धिकरण, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकेल, टीन, इस सब का यूज होता है। जैसे एनोड पर हम लोग किसको रखेंगे? अशुद्ध धातु को, और कैथोड पर रखेंगे शुद्ध धातु को। आपसे क्वेश्चन पूछता है, इम्प्योर धातु कहाँ रखेंगे? इम्प्योर धातु को रखेंगे हम लोग कैथोड पर, एनोड पर, और प्योर धातु को रखेंगे कैथोड पर। तो यहाँ पर रहेगा प्योर धातु रहेगा कैथोड पर, और इम्प्योर रहेगा आपका एनोड पर। और एक चीज़ और, जिसका परत चढ़ाएंगे वो एनोड पर, जैसे हम बताए थे, जिसका एनोड, जिस पर कैथोड। याद कर लेना आपको बार बार। अब 2 लॉ पढ़ते हैं हम लोग। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलता है? 2 लॉ है, दोनों लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रम या समानुपाती होता है। ठीक है, यदि I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान M है, तो इसमें तुम समझिएगा, M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के और टाइम के। I और टाइम दोनों में होगा, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। लेकिन जब इसको हटाएंगे तो ZIT, तो Z क्या है? कांस्टेंट है। Z को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इसका यूनिट फैराड होता है। फैराड आपका, इसका भी यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट का, Z का भी यूनिट फैराड ही होता है। याद रखिएगा, एक फैराड जो होता है वो 96,500 कूलम पर ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक फैराड पे 1 मोल भी बोल देता है कभी कभी। जैसे आपको बोलेगा 1 फैराड कोई मटेरियल है, उस पर कितना लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। मान लीजिए कि इतना फैराड हम लोग का एनर्जी दिया गया है, इतना फैराड की मात्रा इतना है, ठीक है, 96,500, तो कितना ऑक्सीजन निकलेगा? तो उसका 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ही निकलेगा। तो ये आपको याद रखना है। फैराड है ही ऐसा कि वो 1 मोल को दर्शाता है। एक फैराड 9.65 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी, ठीक है, ये इसको दर्शाता है। कूलम क्या है? चार्ज है, और चार्ज बट्टा मास को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ क्या बोलता है?
द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ये बोलता है कि जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, अगर मान लीजिए करंट आई सेम है, मान लीजिए इसमें भी 2 एम्पियर दे रहे हैं, दूसरा में भी 2 एम्पियर दे रहे हैं। मान लीजिए ये है H2SO4 और दूसरा है H3PO4, ठीक है। तो H2PO4 का जो इक्विवेलेंट होगा और H3PO4 उसके रेशियो में के प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, और ये जनरली पूछता नहीं है एग्जाम में, बस आपको याद रखना है कि जो भी अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो सब्सटेंस का जो डिपॉजिटेड मात्रा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। अब देखिए कुछ मापक यंत्र हम लोग पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, VBI। अब जो ये हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन ये टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पूछेगा ही पूछेगा। जैसे 4 चीज़ पढ़े, करंट मापने का तरीका क्या है, वोल्टेज का, फिर रेसिस्टेंस का, फिर मल्टीमीटर किसको मापता है। तो वोल्टेज करंट को नापेगा दो चीज़, एक तो गैल्वेनोमीटर, एक आमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो वेरी लो करंट नापेगा, बहुत अल्प धारा। जनरली इसका यूज होता है करंट का पता लगाने के लिए, करंट है कि नहीं है। अगर इसका नीडल डिफ्लेक्ट कर गया तो ये सिर्फ पता लगा लेगा करंट उसमें है कि नहीं है। आमीटर क्या है, करंट की मात्रा का पता लगाएगा कि 2 एम्पियर करंट है कि 3 एम्पियर, उसका वैल्यू पता करेगा। आमीटर जो है ज़्यादा मात्रा धारा हाई करंट को पता करता है। अगर सिर्फ करंट है कि नहीं है ये पता करना है तो यूज होगा गैल्वेनोमीटर, और करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना निकल रहा है वो आपको पता करना है तो वो बताएगा आमीटर। तो करंट मापने का 2 तरीका है, गैल्वेनोमीटर और आमीटर। अगर लो करंट मापना है तो गैल्वेनोमीटर, हाई करंट मापना है तो आमीटर। आगे बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज मापने का 2 तरीका है, एक तो है पोटेंशियोमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर को ही विभव मापी बोलते हैं और दूसरा वोल्टमीटर। आगे बात करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आपका आमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह काम कर सकता है। पहले बताए थे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में बदल सकते हैं, वोल्टमीटर में भी बदल सकते हैं और आमीटर में भी बदल सकते हैं। यदि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो इसका ट्रिक है GAPS, गैप्स। G का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर, A का मतलब हो गया आमीटर, P का मतलब पैरेलल, S का मतलब संट। संट किसको बोलते हैं, वेरी लो रेसिस्टेंस, बहुत लो रेसिस्टेंस को आप लोग जोड़ दीजिएगा पैरेलल में। यानी कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए बहुत ही लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है, समानांतर में लगाया जाता है। तो ये गैप्स आपको ट्रिक याद रखना है। एग्जाम में हम 99% गलती करते थे, ये ट्रिक ही याद रख लिए, गैप्स। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में लगाएंगे संट। संट यानी कि वेरी लो रेसिस्टेंस, संट यानी कि लो रेसिस्टेंस। ये ट्रिक आपको याद रखना है, लो रेसिस्टेंस। अब जस्ट उसका उल्टा होगा, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग किए थे पैरेलल तो यहाँ पर कर देंगे सीरीज, उल्टा सीरीज में। और रेसिस्टेंस लो था, यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा, उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए रेसिस्टेंस हाई चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लो था, संट था, तो उसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, हाई रेसिस्टेंस। वहाँ पर पैरेलल था तो यहाँ सीरीज होगा, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलेंगे तो लो रेसिस्टेंस चाहिए, यानी कि संट चाहिए पैरेलल में, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलेंगे तो हाई रेसिस्टेंस चाहिए सीरीज में। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या चाहिए, बहुत लो चाहिए, लो मतलब 0, बहुत लो होना चाहिए रेसिस्टेंस, तो लगभग 0 कर दीजिए उसको। तो आमीटर के लिए रेसिस्टेंस आपको लो चाहिए, संट चाहिए, आमीटर के लिए संट चाहिए ना, ये ट्रिक है गैप्स। तो आपको लो रेसिस्टेंस यानी कि 0 कर दीजिए, और वोल्टमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, हाई रेसिस्टेंस, उसको इन्फिनिटी कर दीजिए। यानी कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। बस ये आपको एग्जाम में रट्टा मार दीजिए, एग्जाम में पूछते रहेगा आपसे। तीसरा क्या है, प्रतिरोध मापने का तरीका। रेसिस्टेंस मापने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का यूज करते हैं, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझा देते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस यूज होता है। पहला है P, Q, R और S। देखिए Q जो है वो है वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट। यानी कि Q से हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर S जो है वो है अननोन रेसिस्टेंस, अननोन, ये पता नहीं है। अब समझिएगा, P और R हम लोग को पता है, Q है वेरिएबल और S है हमारा पता नहीं है। अब एक
Q का मान हम लोग घटाते बढ़ाते हैं, इस तरह घटाते बढ़ाते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो मान है, करंट का मान, वो 0 हो जाए। यानी कि यहाँ से जब अगर इसको हम लोग सर्किट से जोड़ देते हैं, यहाँ पर इस दोनों को हम लोग सर्किट से जोड़ दिए, पॉइंट, ये पॉइंट A और B, इसको सर्किट से जोड़ दिए। अब क्या होगा कि Q को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं घटा बढ़ाकर कि यहाँ से करंट गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाए, 0 हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, पीटरसन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। तो जब भी पीटरसन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, माना जाएगा जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो ना करे। और इस जब भी वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा तो क्या होगा, P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। Q क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। और S क्या है, अननोन है। इसी अननोन रेसिस्टेंस को निकालने का तरीका है पीटरसन ब्रिज, वही मीटर ब्रिज में इसी कंसेप्ट का यूज होता है। अब मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर देखिए हम लोग पढ़े कि गैल्वेनोमीटर और आमीटर आपको करंट मापता है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर आपको वोल्टेज मापता है, ठीक है। उसके बाद मीटर ब्रिज आपको रेसिस्टेंस मापता है। लेकिन ये तीनों क्या कोई माप सकता है, तो हाँ, मीटर ब्रिज आपको करंट भी मापेगा, वोल्टेज भी मापेगा और रेसिस्टेंस भी मापेगा, तीनों मापने की युक्ति है। तो ये था आपका मापक यंत्र, समाप्त हो गया। और यहीं पर हमारा करंट और इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक भी समाप्त हो गया। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। और मैग्नेटिज्म के साथ हम लोग EMI भी पढ़ेंगे। और अगर कोई न्यूमेरिकल्स होगा तो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और एक वीडियो MCQ का लेते आएंगे, MCQ का, जिससे आपका सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा। और अगर आपको ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको स्टडी विथ कौशल ऐप, प्ले स्टोर पर जाइएगा और स्टडी विथ कौशल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं मेरे, जहाँ पर कंटिन्यू टेस्ट लिया जाता है। कंटिन्यू टेस्ट लिया जाएगा आपका। अभी हिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है, एंशिएंट और मिडिवल समाप्त कर दिया गया है टेस्ट लेकर, अभी मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लिया जा रहा है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़िए, आपका हिस्ट्री बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट मैं पढ़ा ही रहा हूँ, धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एग्जाम में मेरी तरफ से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अपना हर एक संभव कोशिश करूंगा कि आपको अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं। जितने भी मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज तो अनंत होता है, हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत तेज हो जाएं, मैं आपके सामने कुछ भी ना रहूं, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है एग्ज़ाम निकालने के लिए काफ़ी है। तो जितना मेरे पास नॉलेज है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी नॉलेज की ज़रूरत है, मैं देना चाहता हूँ। और ये ज़्यादा दिन तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ाते पढ़ाते जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं बस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो वहाँ से मैं पढ़ाने का सिलसिला संन्यास ले लूँगा धीरे धीरे, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और यहाँ पर मेरे पास जितना नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देने का। तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए। धन्यवाद।